यानी हमने लता पर बात कर ली थी। लता दोष जो होता है, क्योंकि आप गोचर में पढ़ चुके हैं लता कि कुछ ग्रह पीछे की ओर लता करते हैं अधिष्ठित नक्षत्र से, और कुछ आगे। जैसे बुध जहां स्थित है उस नक्षत्र से पीछे 7वें नक्षत्र पर लता दोष करता है। राहु स्वपृष्ठ बने अपने पीछे 9वें पर, चंद्रमा 22वें पर। इस तरीके से हमने लिखाया था। शुक्र पंचम 5वें नक्षत्र पर, और सूर्य आगे के 12, शनि आगे 8, बृहस्पति 6, मंगल तीसरे पर लता दोष करता है। ग्रह वक्री हो तो इसमें विपरीत क्रम रखना चाहिए, यानी जो पीछे कर रहे हैं वो आगे लत्ता करेंगे, और जो आगे कर रहे हैं उनकी लत्ता पीछे हो जाएगी। ये बात आप गोचर में पहले पढ़ भी चुके होंगे, यहाँ पर भी आपको विवाह मुहूर्त में देखना है। दूसरा दोष था पात दोष, जो हर्षण, वैद्यति, साध्य, व्यतिपात, गंड, शूल नाम के योग जिस दिन होते हैं विवाह मुहूर्त में, उस दिन पात दोष होता है। और इसके लिए भी मैंने आपको, जैसे अभी विवाह मुहूर्त की बात हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग पंचांग कोई सा भी जो आपके पास हो उसे रख लीजिए, और उसमें विचार कीजिए कि विवाह मुहूर्त कब कब है, और जिस दिन विवाह मुहूर्त है उस दिन के हिसाब से उसका आप चिंतन करिए। तो हम देखेंगे एक विवाह मुहूर्त कोई सा भी देख सकते हैं। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में 18 को शादी थी, 21 को शादी थी, तो 18 तारीख वाले में जब लत्तादि 10 दोष रेखाएं लिखी होती है, पंचांग देखिए वहां पर लिखा होता है लत्तादि दोष रेखाएं। पेज नंबर 14 पर अगर निर्णय सागर आपके पास है तो उसमें देखिए 18 तारीख का मुहूर्त देखिए। राकेश जी दिखते हैं? हाँ गुरुजी। शकुंतला दिख रहा है? वहां दूसरे नंबर पे एस लगा हुआ है, एस लगा है। हाँ लगा गुरुजी। इसका मतलब ये पात दोष है, अर्थात इस दिन हर्षण, वैद्यति, साध्य, व्यतिपात, गंड, शूल योग में से होगा। तो आप 18 तारीख के पंचांग को निकाल लीजिए। इसी में आप 18 अप्रैल का पंचांग जब आप खोलते हैं, पेज नंबर आपको बता देता हूँ फिर से। 18 अप्रैल का जो पेज है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 33। उस पर देखिए 18 तारीख को मगा नक्षत्र है, और मतलब अश्लेषा के बाद मगा नक्षत्र विवाह का है, और गंड योग है। गंड योग है, राकेश जी दिखता है? दिख रहा है? 18 अप्रैल को गंड योग है गुरुजी है। हाँ, सविता जी आप भी देख लीजिए, जितने लोग हैं सब देखिए, ठीक है। अब हम अगले बढ़ते हैं। तो ये पहला हो गया लता, दूसरा हो गया पात, तीसरा नक्षत्र है, मतलब तीसरा दोष जो है वो है क्रांति साम्य। तीसरा दोष कौन सा है? क्रांति साम्य। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्रांति साम्य को कैसे समझा जाए। जब सूर्य और चंद्रमा आपस में, जो हमारे यहाँ पर आपके सामने रेखाएं दी हुई है, इन रेखाओं में आते हो, जैसे मेष सिंह में आते हो, यहाँ पर चार्ट भी बना हुआ है, मेष का, सिंह का, वृष मकर का, तुला कुंभ का, कन्या मीन का, कर्क वृश्चिक, धनु मिथुन राशियों में सूर्य चंद्रमा परस्पर एक रेखा में आए तो क्रांति साम्य होता है, और यह शुभ कार्य में वर्जित है। और इस क्रांति साम्य का दूसरा नाम महापात भी होता है। तो ये महापात दोष या क्रांति साम्य दोष, इसको हम जब जानते हैं, ये हमारा एक्चुअल में 9वें नंबर का दोष है। अगर आपकी 9वें नंबर की कोई रेखा कटी होगी तो आप वहां पर इसे देख सकते हैं। तो हम फिर मुहूर्त में जाएं और देखें 9वें नंबर की रेखा किस मुहूर्त में कट रही है। तो मुझे अभी तो इसमें नहीं दिख रहे हैं ये वाले रेखाओं में क्रांति साम्य। यहाँ पर जो अभी तक आपके मुहूर्त सामने दिख रहे हैं उनमें क्रांति साम्य नहीं है। आपको लग रहा है कोई 9वें नंबर की कोई रेखा कटी है किसी में?
यानी टोटल 10 रेखाएं बनी होंगी, उसमें से 90 नंबर की रेखा नहीं 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 दिख रही है ना, नहीं दिख रही है। तो हम क्रांति साम्य को अभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि क्रांति साम्य का अभी कोई गुण इसके अंदर ऐसा नहीं दिया है जिसको क्रांति साम्य दोष हो। और एक्चुअल में क्रांति साम्य दोष अगर होता है तो उसको त्याज्य ही कर दिया जाता, उसको लिया ही नहीं जाता, इसलिए उसको छोड़ दिया गया होगा। क्योंकि कुछ दोष ऐसे जो दोष आएंगे उनमें से क्रांति साम्य जो दोष है उसको तो पूरी तरह से ही वर्जित कर दिया गया है। चलिए, तो आप इस तरीके से उसे निकाल लेंगे। आगे बढ़ेंगे। एकारगल दोष, एकारगल दोष, और ये एकारगल दोष जो है इसको हम खारजूर दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्याघात, गंड, व्यतिपात, विषकुंभ, शूल, वैद्रति, वज्र, परिघ, अतिगंड, ये योग हो और सूर्य के नक्षत्र से विवाह का नक्षत्र अभिजित सहित गिनने से विषम हो तो एकारगल दोष होता है ना। यानी जब सूर्य के नक्षत्र से आप गिनती करेंगे, कौन से नक्षत्र को, विवाह के नक्षत्र को, और ये दोष कौन से नंबर पे आ रहा है, 7वें नंबर। कौन से नंबर आ रहा है, तो देखिए इसमें 7वें नंबर की रेखा कहीं कटी है क्या, तो अब हल समझ में आ जाएगा। इसी में कटी हुई है जो आपका 21 में कटी 18 तारीख वाले में भी है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 21 वाले में है क्या, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 21 तारीख में कटी हुई है। तो अब आप 21 तारीख वाले में आप इसे गणना कर सकते हैं। 21 तारीख पे जाइए, 21 अप्रैल को, और वहां देखिए जब जो विवाह का नक्षत्र है वो कौन सा लिया है इन्होंने, हस्त लिया है, क्योंकि रात्रि का लग्न है, हस्त नक्षत्र लिया है। आप सूर्य का नक्षत्र देखिए उस समय क्या था, सूर्य किस नक्षत्र में, तो यहीं पर नीचे लिखे होंगे सूर्य अश्विनी में है। ठीक है, साइड में चार्ट होता है, वहां पर लिखा है 02, यानी सूर्य हमारे कितने अंश पर है, 21 तारीख को 06 अश्विनी में है। अश्विनी से हस्त कौन से नंबर पे आ रहा है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त 13वें नंबर पे आ रहा है। कौन सा होता है, 13 होता है कि नहीं, बताइए। अश्विनी से हस्त कौन सा होता है, गिनती नहीं कर पा रहे, सविता जी बताइए, कोई तो बताइए भाई। हाँ क्लास, गुरुजी है। हाँ मुझे ऐसा लगता है सब लोग क्लास से चले गए, कोई जवाब नहीं देता। गुरुजी 13वां है। 13वां है, वही मैं वही कह रहा हूँ कि सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र शम होगा तो ये योग नहीं होता, लेकिन अगर विषम होगा तो होगा, इसका मतलब विषम है। और उस दिन तीन में से कोई योग भी होना चाहिए, व्याघात, गंड, व्यतिपात। तो देखिए उस दिन कौन सा योग है, व्याघात, व्याघात है ये गंड है, व्याघात है गुरुजी, व्याघात है, बिल्कुल ठीक है। तो व्याघात योग भी है, और सूर्य चंद्र नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र 13वां नक्षत्र है, इसलिए एकारगल दोष यहाँ पर लग गया है। तो ये जो आप विवाह मूर्ति 21 तारीख का देख रहे हो, इसमें एकारगल दोष है। एकारगल दोष निकालने की ये विधि है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम खारजूर दोष भी कहते हैं। ठीक है, इसको अपने तरीके से आप अपने पैरा में लिख लीजिए, जिससे कि आपके सामने अगर आ जाए कि एकारगल दोष तब मान लो उन्होंने एक पैरा दे दिया कि इसमें एकारगल दोष होगा या व्यतिपात होगा या महापात होगा। अगला श्लोक नंबर 63 पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने एकारगल के लिए एक उन्होंने चार्ट दे दिया है कि आप किस तरीके से इसको आप और डिफाइन कर सकते हैं। सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा का नक्षत्र 5, 8, 10, 14, 7, 19, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25 है, उपग्रह दोष होता है। यहाँ पर एकारगल के बाद उपग्रह दोष की बात भी कही है। ठीक है, और ये 8वें नंबर का दोष है, उपग्रह। वानिक तथा कुरु देश में यह है, मतलब जो कुरु देश है, जो बाहरी देश है, उन देशों में इसका यहाँ पर
वहां पर कहाँ कोई यहाँ भी परिहार करते हैं, मतलब ऐसी कुछ जगहों पर इसको माना नहीं जाता, ये कह सकते हैं। तो ये 8वें नंबर का जो दोष है, उसके लिए भी आपको सूर्य के नक्षत्र से चंद्र के नक्षत्र तक गिनना है। इस कुंडली में इस मुहूर्त में देखिए कि 8वें नंबर पर जो रेखा है, वो आप 23 तारीख के मुहूर्त में देखिए। 7वां भी है दोष और 8वां भी है। इस तारीख में देख पा रहे हैं? गुरुजी 18 अप्रैल में भी है गुरुजी। 18 अप्रैल में भी है, बिल्कुल ठीक है, 18 में भी है। तो हम 18 वाले में ले लें, पहले 18 में गिन लें। तो उन्होंने क्या कहा है कि आपको सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक ये क्रम आना चाहिए। अब यहाँ पर सूर्य का नक्षत्र वही है अश्विनी, और 18 तारीख को जो विवाह का नक्षत्र है वो मघा, मगा है है। ना? तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, 10 नंबर आ रहा है। यहाँ हाँ, हो देखिए, 10 हो गया। यहाँ पर ये 10 नंबर लिखा हुआ है आपके सामने ये, ठीक है? हम्म, तो इस तरीके से ये दोष आपको देखने को मिलता है। तो उपग्रह दोष ये 8वें नंबर का दोष है, जिसको यहाँ पर मूर्त के माध्यम से आप पंचांग में समझ पा रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर उक्त संख्या के चंद्र नक्षत्र के उस चरण पर दोष होता है, अन्य पर। हाँ, एकारगल गो दोष हो या खारजूर दोष हो या ये उपग्रह दोष हो, इनमें मुख्य बात ये है कि जो जिस नक्षत्र पर सूर्य है, उतने नक्षत्र उसी नक्षत्र पर चंद्रमा, तो उतना ही देर का दोष है। यानी आप चंद्रमा के नक्षत्र के 4 चरण कर लेंगे, सूर्य के नक्षत्र के भी 4 चरण लेंगे। उस तो यानी आपको नवांश के आधार पर उसको देखना है, क्योंकि नक्षत्र का जो 4 चरण है वो नवांश में विभाजित होगा, तो अलग-अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हैं? जी। तो या डायरेक्ट आप नक्षत्र से चरण से भी ले सकते हैं कि अगर सूर्य पहले नक्षत्र में है तो चंद्रमा का भी पहला नक्षत्र लो, सूर्य दूसरे में है तो चंद्रमा का भी दूसरा लो, सूर्य चौथे नक्षत्र में तो चंद्रमा का भी चौथा लो। इस तरीके से आपको नक्षत्र के अनुसार ही उतना ही समय त्याग करना है, बाकी समय का नहीं करना है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। आगे आ रही स्लाइड, नहीं आ रही? चला अभी गया। नहीं आ रही है। नहीं आ गायब, रही। अचानक वो गायब हो गया है कुछ। बताना आए तो बताना। आगे गुरुजी आ गई। आ गई? स्लाइड शो में दिक्कत आ रही चली है। गई। गई। हाँ, मैं समझ गया, वो स्लाइड शो में दिक्कत आ रही है उसको, सो रहा है कंप्यूटर। इसको वापस लाता हूँ। कौन सा मूड चल रहा है इस समय? रविवार है आज। लैपटॉप हैंग हो रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। अच्छा, जय गणपति।
अब आपको दिख रहा है? जी। ठीक है। मैं इसको मोबाइल से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए वो लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो गया है। हम चल रहे थे इस पर। अभिजीत मुहूर्त चल रहा है गुरुजी अभी। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त इस समय आ गया? 11:30 पे आता है। आज जल्दी हाँ कैसे आ मतलब गया? अभी आज है, हाँ जी 11:30 से। तो अभी तो 10:30 ही बजे। हाँ हाँ। गुरुजी 12:11 से अभी थोड़ा, हाँ, तो अभी क्या चल रहा है? अभी गड़बड़ कैसे हो गया जी मेरा सब कुछ? अभी तो चौकड़े पे अच्छी लाभ चौकड़े चल रही गुरुजी अभी तो। हाँ बताइए। वैसे ही हो गया, चलिए, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, कुछ नहीं होता तब भी हो जाता है। तो चलिए हम वापस इस पे आ जाते हैं, हम अपने विषय पे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि एकारगल दोष और खारजूर दोष जो, और आपका उपग्रह दोष, ये हमारा जो 6वें नंबर का 7वें और 8वें नंबर के दोष हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। चंडीस, चंडायुध, उपग्रह, लत्ता, ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे। चंडीस चंडायुध किसको कहा गया है? पात को कहा गया है। पात का जो नाम है वो चंडीस या चंडायुध भी है। ठीक है। तो लत्ता हो या उपग्रह दोष हो या पात दोष हो, इसमें चरण भेद दूषित है, अर्थात जिस चरण पर है उस चरण के आधार पर ही आपको आगे बढ़ना है। पात एवं उपग्रह जिस चरण पर हो उतना चरण दूषित होता है। ठीक है। जिस ग्रह की लत्ता है वह जिस चरण में अपने नक्षत्र में है उतने ही संख्या के दिन नक्षत्र के चरण पर दोष होता है, मतलब उतने ही समय का दोष होता है। अब अर्धयाम, यहाँ पर अर्धयाम की बात और आएगी कि अर्धयाम जो है वो एक मूर्त के अंतर्गत हमारा जब आता है, तो अर्धयाम को शुभ कार्य, जैसे अर्धयाम होता है, कुलिक होता है, आपने सुना होगा। अर्धयाम किसका उपग्रह है मालूम है? मालूम है क्या? बुध का है अर्धयाम शायद। बुध का, बिल्कुल ठीक है, बुध का है। तो अर्धयाम भी अगर उस समय अर्धयाम मूर्त आ रहा है तो उसे भी छोड़ना चाहिए। तो जो हमारा दिन है, जिस दिन हम कार्य कर रहे हैं, उस बार को लीजिए और बार में 3 का गुणा कर दीजिए और 8 से भाग देने पर जो शेष बचता है और 1 जोड़ने से अर्धयाम आ जाता है। तो दिन में शुभ कार्य में अर्धयाम वर्जित है। अगर दिन का मूर्त ले रहे हो तो अर्धयाम छोड़ना है, और रात्रि का मूर्त ले रहे हो तो उसमें अर्धयाम का विचार नहीं करते। आंग्रा लिखा है चक्रादिक, तो कुलिक के बारे में लिखा है कि कुलिक मूर्त भी हमें देखना है, यानी दुर्मूर्त जो हमारे होते हैं उनके अंतर्गत बात हो रही है। दिन में रविवार को 14वां जो मूर्त है वो कुलिक मूर्त है, अच्छा नहीं है। और सोमवार को 12वां मूर्त, मंगलवार को 10वां, बुधवार को 8वां, गुरुवार को 6वां, शुक्रवार को 4था, शनिवार को दूसरा मूर्त कुलिक काल कहलाता है। कुलिक कौन है? कुलिक को गुलिक भी कहा गया है। कुलिक कौन है मालूम है क्या? गुलिक शनि का वो। शनि का है, के बिल्कुल पुत्र। ठीक है। हाँ, शनि से रिलेटेड है, और इसीलिए इसमें लिखा है शनिवार को अंत्य का मूर्त त्याज्य है, आखिरी वाला। ये मूर्त विवाह में अच्छा नहीं होता, निंदित होता है। अब उन्होंने कहा कि कुलिक काल जब आप दिन में देख रहे हो तो ऐसे देखना है, लेकिन रात्रि में देखोगे तो क्या करोगे? आपके पास जो दिन के मूर्त दिए हैं उनमें से एक एक कम कर लीजिए। यानी रविवार को रात का 13वां मुहूर्त कुलिक मुहूर्त है। सोमवार को जैसे दिन में 12वां है तो रात का 11वां। मंगलवार को 8वां, जो मंगलवार को 10वां है तो यहाँ पर मंगलवार को कौन सा हो जाएगा? 9वां। बुधवार को 8वां है तो यहाँ पर रात्रि में 7वां। शुक्रवार को बृहस्पतिवार को 7वां, 6वां, शुक्रवार को तीसरा, शनिवार को दूसरा। ये कुलिक मुहूर्त हो जाएगा, और ये विवाह में अच्छा नहीं है, निंदित है। और इस हेतु यहाँ कुछ अलग प्रकार से इसको प्रकरण में कहा गया है। पहले भी कुलिक की बात हुई थी, उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ भी हम आपको अलग से बता रहे हैं।
इनका संबंध नक्षत्र के आधार पर, मतलब आप भी उससे भी लगा सकते हैं कि कौन से नक्षत्र में या कौन से बार में कैसे आएगा। बार दुर्मुहूर्त यहाँ पर आपके सामने दिया है। तो सोमवार को, रविवार को उत्तरा फाल्गुनी को जो बार दुर्मुहूर्त नीचे वाली टेबल देखिए आप, रविवार को उत्तरा फाल्गुनी अच्छा नहीं होता, सोमवार को मूल और रोहिणी, मंगलवार को मघा और कृतिका, बुधवार को अभिजीत, गुरुवार को मूल और मृगशिरा, शुक्रवार को रोहिणी और मघा, शनिवार को अश्विनी और आश्लेषा। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर भी मूर्त के आगे जो आपके सामने संख्या दी है, मूर्त 1 2 3 4 पूरे 15 मूर्त ऊपर दिए और 15 मूर्त रात्रि के नीचे दिए। तो जो नक्षत्र है वो ऊपर वाले में दिया है, ऊपर वाले में जो नक्षत्र दिए हैं तो आप लिख लीजिए। सबसे ऊपर दिया है आर्द्रा के बाद अश्विनी, फिर यहाँ से 7वें मूर्त से चालू किया कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर ऊपर चले जाएंगे आर्द्रा, फिर पुनर्वसु, पुष्य। इस तरीके से टेबल समझाने का प्रयास किया है, इसको अलग से समझा देंगे। दग्धा तिथि, एक दग्धा तिथि दोष होता है, ये 10वें नंबर का दोष है। दग्धा तिथि का जो दोष है वो 10वें नंबर का दोष है। धनु और मीन के सूर्य में द्वितीया, यानी द्वितीया तिथि हो और धनु मीन के सूर्य, समझ रहे ना, मीन संक्रांति धनु संक्रांति है। हेलो, धनु संक्रांति मीन जी संक्रांति जी मालूम है? उसी में अगर द्वितीया तिथि होती है तो वो दग्ध तिथि होती है। जब सूर्य वृषभ और कुंभ में होते हैं तो वहां पर चतुर्थी दग्ध होती है। जब सूर्य कर्क और मेष में गोचर कर रहे होते हैं तो वहां षष्ठी तिथि दग्ध होती है। जब सूर्य मिथुन और कन्या में गोचर कर रहे होते हैं तो वहां अष्टमी तिथि दग्ध होती है। जब सूर्य सिंह और वृश्चिक में गोचर कर रहे होते हैं तो वहां दशमी तिथि दग्ध होती है। जब सूर्य मकर और तुला में गोचर कर रहे होते हैं तब द्वादशी तिथि दग्ध होती है। ये मास दग्ध तिथि कुछ मध्य के क्षेत्रों में वर्जित है, इसका भी विचार हम करते हैं। किसी मूर्त में आपको 10वें नंबर की रेखा कटी हुई दिखती हो तो आप इसका विचार वहां पर लगा सकते हैं। हालांकि इन इतने मूर्तों में ये दग्ध तिथि वाला मूर्त कहीं हमें अभी पंचांग के मूर्तों में दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसे इस प्रकार से लगा सकते हैं। इसके बाद जो लग्न तथा चंद्रमा के सम सप्तम होने पर जामित्र दोष लगता है। हम जामित्र दोष की बात करेंगे कि जामित्र दोष जो है वो 5वें नंबर का जो दोष है वो जामित्र दोष है। कौन से नंबर का है जामित्र? 5वें नंबर का। तो 5वें नंबर की रेखा कोई कटी होगी तो अभी हाल विचार करेंगे। विवाह आदि में ये अशुभ फल करता है। लग्न व चंद्रमा से स्थित नवांश में 55 अंश पर हो तो विशेष दोष होता है। जैसे तुला के 5 अंश पर लग्न व चंद्रमा है तो मेष के 5 55, यानी दोनों का जो 5 55 का जो अंतर होगा वहां पर इसको हम विचार कर सकते हैं। तो यहाँ जामित्र हुआ, जामित्र दोष हुआ। तो 5वीं रेखा किसी में कटी है क्या, जरा देखें। 23 अप्रैल में है, 23 अप्रैल में। 23 अप्रैल में है। हाँ 23 अप्रैल में तो 6वीं है। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, बिल्कुल है। तो अब इसको विचार करके देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको लगाना है आपको। आप 23 अप्रैल को देखिए कि चंद्रमा किस में है और सूर्य किस में है ना। 23 अप्रैल की जो लग्न दी है इन्होंने वो कौन सी दी, ये देखिए। 23 अप्रैल को जो लग्न दी है वो दी है वृश्चिक दी है, विवाह धनु लग्न, धनु दी है, मकर वृश्चिक, दी है। वृश्चिक धनु मकर, है ना। चलिए विचार करते हैं इस पर। चंद्रमा से सप्तम ग्रह होने पर लग्न तथा चंद्रमा से सप्तम ग्रह, तो देखिए लग्न तथा चंद्रमा से, चंद्रमा देखो 23 तारीख को काय का है, कन्या का है, वह तुला का है, सॉरी तुला का, तुला का है, तुला का है। और तुला से सप्तम में कोई ग्रह है?
तुला से सप्तम में कौन है? सूर्य है गुरु जी मेष में। हाँ मेष सूर्य में गुरु सूर्य आ है। रहे हैं। हाँ सूर्य गुरु मेष है। में सूर्य आ रहे हैं। है ना? गुरु होंगे। सूर्य भी है गुरु भी है। तो यहाँ पर सम सप्तम में ग्रह हो रहा है और जब हम देखेंगे तो इनमें 55 अंश का भेद हो जाएगा। यानी 5 जैसे मेष के 5-55 दिया, तुला के 5-55 दिया, ऐसे दोनों में 5-55 का जब भेद होगा, आप थोड़ा सा गणित लगाना पड़ेगा आपको इसमें, तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप लोग तब तक बात करिए। जय गणपति की जय गणपति जय गणपति जय गणपति। जय गणपति, मेरी आवाज आने लगी क्या? जी गुरुजी। जी, थोड़ा मैंने उस पे से वापस इस पर लेने की कोशिश की है, ये मोबाइल पे उतना अच्छे से हो नहीं पाता। चंद्रमा तो वैसे मेरा आज अच्छा था, लेकिन क्यों हो गया, गड़बड़ हो गया। लता पता लग रहा होगा, कुछ भेद हो गया होगा कहीं से। आप लोग मेरा गोचर देखना। हाँ, कहाँ पहुंच गए? हाँ, ये दग्धा तिथि हमारा हो गया, दग्धा हो गया। ठीक है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? जी हो रही हो रही जी। हो रही है। हाँ, दग्धा तिथि का हमारा हो गया। दग्धा तिथि के बाद हमने देखा कि जामित्र दोष जो 55 अंश पर होता है, वो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर। सूर्य और जो हमारी जो चंद्र जो लग्न है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा चूंकि तुला में है, और यहाँ पर हम देखेंगे अगर तुला में चंद्रमा है तो तुला में चंद्रमा कितने अंश के हैं, ये यहाँ पर हम लगा सकते हैं। जिस समय मुहूर्त निकाल रहे हैं, मान लो तुला तुला राशि कौन सा नंबर हुआ? कितने कितने अंश हो गए तुला? 3 सत्ते 21, 180 180 हो गया ना? हाँ 180 हो गया, और यहाँ पर ये मेष में है वो, तो दोनों के बीच में मतलब इनका जो लग्न व चंद्रमा से स्थित नवांश में 55 अंश पर हो तो विशेष दोष होता है। मतलब अगर वो आपस में 55 अंश पर आएंगे तो ज्यादा दोष हो जाएगा। तो मेष के 5 अंश 55 और तुला के 5 अंश, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सूर्य जो है उस समय 9 अंश पर है। 23 तारीख को सूर्य 9 अंश पर है मेष में। ठीक है, और जब वो चंद्रमा जब तुला में आ रहा है तो वो भी 9 मतलब 9 अंश पर जब आएगा, जिस समय मुहूर्त देखा जाएगा, तो वहां पर उनका वो 5 अंश का आपस में डिफरेंस आएगा जिस समय मुहूर्त निकलेगा, तो वहां पर इनका दोष, ये जामित्र दोष कहा गया है। अगला विषय कहा गया है कि यहाँ पर भी ग्रंथकारों ने जामित्र दोष के लिए कहा गया है कि कुछ जगहों पर इसका परिहार है, कुछ जगह नहीं है, जैसे जमुना आदि के बारे में। अब एकार गलो ग्रह पात लता यानी कि एकार गल दोष, जिसको खारजूर कहते हैं, उपग्रह दोष या पात दोष या लत्ता दोष या जामित्री या कर्तरी, कर्तरी लग्न में आएगा वो,
उदयास्त, जैसे गुरु शुक्र का अस्त, इतने दोष विवाह लग्न में सूर्य चंद्रमा के बलवान होने पर नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाते हैं? सूर्य में गुरु जी उच्च का हो या बलवान का मतलब ही वही है, शुभ पंचक में हो, अच्छे हो, सूर्य चंद्रमा बली हो, चंद्रमा पक्ष बली हो। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। यह आपकी पुस्तक गुरु चिंतामणि में 68 नंबर श्लोक पर दिया है, विवाह वाला जो प्रकरण है उसमें पढ़ेंगे आप, वहां से बता रहा हूं मैं आपको। अगले बढ़ते हैं कि कुछ देशों की बात, जैसे कुरु देश, वाल्मीकि दो पश्चिम देश, वहां पर उपग्रह नक्षत्र त्याज्य है, मतलब उसको छोड़ा जाता है। अन्य देशों में जैसे पूर्व देशों में, बंगाल आदि में, इधर बिहार में, मगध में, वहां पात दोष का विचार करते हैं। सौराष्ट्र, शाल, पश्चिम देश मतलब गुजरात वगैरह में, यहाँ पर लता दोष का विशेष वेद परिचय वो करते हैं, विचार करते हैं। लेकिन ये वेद दोष जो है वो सभी जगह त्याज्य है। कहीं कहीं युति दोष गौड़ में कहा गया है, मतलब विशेष रूप से कहा गया है। और जामित्री, यमुना प्रदेश जो है, यमुना के समीप के जो क्षेत्र हैं, उनमें इसका वर्जित किया गया। अब 10 योगों की बात आएगी कि कुछ 10 योग और भी होते हैं, योग होते हैं 10 सूर्य चंद्रमा के द्वारा, जो अच्छे नहीं होते। तो निकालना पहले निकालना कैसे, ये समझना है। शशांक सूर्य क्षुते से सूर्य चंद्रमा की नक्षत्र संख्या जोड़ के 27 से भाग करो, है ना। अगर 0 बचता है 1, 4, 6, 10, 11, 15, 18, 19, 20, तो ये 10 योग संज्ञाएं होती है, जिनको हम इस प्रकार से समझेंगे। ये यानी अगर आपके पास 0 बचता है तो वायु दोष है उस मुहूर्त में। अगर 1 बचता है तो मेघ दोष है, यानी कि कहते हैं कि अगर 0 बच रहा है तो उस विवाह के समय पर हवा बहुत चलेगी, वायु दोष। अगर 1 बच रहा है तो मेघ मतलब बादल छाएंगे। 4 बच रहा है तो अग्नि मतलब गर्म हवा या अग्नि से संबंधित कोई घटना घट सकती है। 6 बच रहा है तो कोई राज भय हो सकता है, वहां पर कोई इस प्रकार की अपराध हो सकता है कि वहां पर पुलिस वगैरह को आना पड़ जाए। 10 बचता है तो चोर भय, चोरी हो सकती है उस विवाह में। 11 बच रहा है तो उसमें कोई मृत्यु संबंधी घटना हो सकती है। अभी हम देख रहे थे परसों, ये एक विवाह में टेंट पकड़ा और वो करंट लग गया और उसमें वो कुछ लोग मर गए। ऐसे कई जगह, अभी कल की घटना थी, वो उसका भाई जो है वो टीका कर रहा था और छोटे भाई को लोगों ने चाकू से मार दिया। 15 बच रहा है तो रोग हो सकता है। 18 बच रहा है तो वज्र भय, यानी किसी हथियार से कष्ट हो सकता है, लोग हर्ष फायर कर देते हैं। 19 बच रहा है तो उस विवाह आदि कार्य में कलह हो सकता है। 20 बच रहा है तो धन नाश हो सकता है। उक्त अंकों में से सम का आधा करके 14 जोड़ना, जितने हो अश्विन आदि उतना नक्षत्र होता है। जैसे क्षमा 10, आधा 5 जोड़े तो 14 हुआ, और 19वां नक्षत्र जो है वो मूल हो जाता है। तो इस तरीके से विषम अंक है तो 1 जोड़ के आधा करना, विषमांक 15 और 16 हो जाएगा, 16 के आधा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 14 है तो फिर वो आड़ी रेखा के अनुसार आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये विवाह में जब आप विचार कर रहे हैं तो इस प्रकार से सूर्य चंद्रमा की नक्षत्र की संख्याओं को जोड़ के और उनके इस नियम को लगाकर आप वहां घटने वाली घटना के बारे में भी जान सकते हैं। एक चक्र बना सकते हैं 14 रेखा का, और उस क्रम में नक्षत्रों को लिख करके
अभिजीत सहित सारे नक्षत्र लिख लो, जिन जिन नक्षत्रों में जो ग्रह हैं उनमें लिख लो। चंद्रमा के साथ एक रेखा में कोई ग्रह हो तो वहां भेद होगा, दृष्टि रूप भेद है जो अशुभ होता है। बृहस्पति लग्ने शुक्र बलवान एवं केंद्रगत हो तो 10 दोष का दोष नहीं होता है, अर्थात कहीं ना कहीं लग्न शुक्र या गुरु बलवान हो तो दोष नहीं लगेगा। और लग्न के बारे में आगे की बात करते हैं कि बाण दोष भी हम इसमें देखेंगे। जो हमारा ये वेद दोष तो हमने निकाल ही लिया, अभी वेद दोष के लिए बाण दोष की बात कर रहे हैं। लग्न में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गत तिथि जोड़ के 9 से भाग करें, यानी कि आप प्रतिपदा से चालू करना, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तिथि को जोड़ना। काय में जोड़ना? विवाह की लग्न में, जिस लग्न में आप विवाह करने जा रहे हैं। अगर शेष 8 रहेगा तो रोग बाण रोग है, रोग बाण। 2 बचता है तो अग्नि बाण, 3 बचता है तो राजबाण, 4 बचता है तो चोर बाण और 5 बचता है तो मृत्यु बाण। मृत्यु बाण का विशेष करके यहाँ पर दोष कहा गया है। इसको हम पंचक भी कहते हैं। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में पंचक कितने प्रकार के होते हैं वो समझाया था, और उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि मृत्यु पंचक, ये जो बाण दोष है या मृत्यु पंचक दोष है, ये 6वें नंबर पे आता है। अगर आप इसको पुष्ट करना चाहते हैं तो इन मुहूर्तों में देखो कि किसमें 6वें नंबर की रेखा कटी है। मेरे ख्याल से 22 नवंबर को देखिए, 22 नवंबर 2024। कौन देख रहा है बताइए? 22 नवंबर 2024 को देखिए, 6वें नंबर की रेखा कटी है ना? तो 22, बिल्कुल। तो अब हम पंचांग में 22 नवंबर पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे शुक्ल पक्ष के आधार पर वो कौन सी तिथि है। तो 22 नवंबर को हमारी जो तिथि हो रही है, लग्न में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आदि लेना है। तो 15 तो पिछली निकल गई और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 नवंबर को 22वीं तिथि हो रही है ना? क्या सर, 22वीं हो रही है कि नहीं? 21 हो रही है। सप्तमी है 22 नवंबर की। हाँ, 22 तारीख की सप्तमी है ना, और 15 पिछली निकल गई तो 22 तिथि हो गई, है ना? प्रतिपदा आदि गत तिथि को किसमें जोड़ना है? लग्न में। तो लग्न कौन सी ली है इन्होंने? 22 तारीख को इन्होंने लग्न ली है तुला। तो तुला लग्न मतलब 7 नंबर। 22 से 7 कितना हो गया? 29। 29 में, हाँ, 9 से भाग दो, 9 दूनी 18, 9 3 27, शेष कितना बचा? 2। हाँ, 2 में कौन सा बाण आता है? अग्नि बाण। हाँ, तो अग्नि पंचक है उस दिन, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये बाण दोष दिया है कि इसमें बाण दोष आ रहा है, अग्नि पंचक आ रही है। ठीक है। मृत्यु बाण सबसे ज्यादा खराब कहा गया है इसके अंदर। मृत्यु बाण कोई लेते नहीं, हालांकि आपको मृत्यु बाण वाला देखना है तो मैं आपको यह दिखवा देता हूँ। आप इसी के पेज नंबर 19 पर जाइए पंचांग के, और पेज नंबर 19 पर जाकर के वहां देखिए 14 जुलाई का मुहूर्त है। 2 शिफ्ट विवाह मुहूर्त एक मोटे शब्दों में लिखा है 2081 साक्षेप 2 शिफ्ट विवाह मुहूर्त। उसमें आप 14 जुलाई देखिए, 14 जुलाई लिखा है। हाँ, मृत्यु पंचक लिखा है। हम इसको निकाल सकते हैं मृत्यु पंचक को कि 8 सूर्य स्वात्याम, यानी कि उस दिन जो तिथि है वो अष्टमी है। अष्टमी तिथि है कौन सी? शुक्ल पक्ष की। ठीक है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है।
इसको इन्होंने सूर्य के अंशों से निकाला होगा। दो तरह से निकालते हैं पंचक को, बाण पंचक को। एक इसके आधार पर जो मैंने अभी हम लोग देख रहे थे, कैसे देख रहे थे अभी कैसे देख रहे थे, जोड़ के, लग्न के साथ जोड़ रहे थे ना लग्न में, हाँ ऐसे निकाल रहे थे। प्रतिपदा से तिथि को हाँ। जोड़ लो। दूसरा तरीका ये है कि सूर्य के गतांश प्रत्येक राशि के आधार पर, है ना, तो उस दिन सूर्य कितने अंश पर है। कौन सी तारीख की बात हो रही है? 11 14 जुलाई। 14 जुलाई को सूर्य कितने अंश पर है? 14 जुलाई को सूर्य के जो अंश वो है 28 अंश में चल रहा है। 27 अंश 52 कला। 27 बालवान कला, यानी 28वें अंश पर है। 28 अंश पे। हाँ, तो यहाँ अंश के आधार पर कहा गया है कि 8, 17, 26 में रोग पंचक होगा, 2, 11, 20, 29 में अग्नि पंचक होगा। आपको बताऊं कहाँ मिलेगा ये? इसी पंचांग का पेज नंबर 24 खोलो, पेज नंबर 24 खोलो सब लोग, और वहां देखो, वहां लिखा है बाण ज्ञान सुलभ चक्र। लिखा हुआ है। हाँ सविता जी मिला। हाँ, वहां देखिए मृत्यु बाण में 28 है क्या? है गुरुजी, 28 है। 28 है, 28 है। यानी कि बार के अनुसार, अंश के अनुसार और समय के अनुसार। और मृत्यु बाण को किसमें वर्जित बताया है? वर्जित, देखिए रोग को उपनयन में, अग्नि में गृह प्रवेश, हाँ, या मृत्यु बाण को विवाह में वर्जित बताया। तो ये वाला भी, और इसीलिए जो आपका 14 तारीख का जो 14 जुलाई का मुहूर्त है, उसको मुहूर्त में उधर नहीं दिया है, इधर दिया हुआ है। यानी किसी को अगर आवश्यक रूप से करना है तो मृत्यु बाण का परिहार करके कर सकते हैं। तो दो तरीके से मिला सकते हैं, एक लग्न के आधार पर जो कि ये सूत्र दिया है, दूसरा सूर्य के गतांश के आधार पर। क्लियर हुआ सबको? गुरुजी ये निकालना बता दीजिए एक बार फिर से। बता तो दिया, और कैसे बताना बताओ? अभी समझ में नहीं आया गुरुजी। अभी तो बताया था। देखिए हमने कहा कि जो उसकी तिथि है, अभी देख रहे थे हम कौन सा मुहूर्त निकाल रहे थे, बाढ़ का लिए अभी मुहूर्त निकाला, 23 तारीख निकाली थी। 23 तारीख को देखा था ना अपन ने, 22 नवंबर को। कब देखा था भाई? 14 जुलाई का। बाढ़ 6वें नंबर पे आ रहा है ना, तो 6वें नंबर की रेखा कहाँ कटी हुई है? 22 अप्रैल को कटी हुई है 6वें नंबर की रेखा। 22 अप्रैल को। हाँ 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को आप देखो, 22 अप्रैल को आप देखो कि कौन सा वो है, कौन सी तिथि है? तो 22वीं तिथि हो रही है वो, है ना। और तुला लग्न, तो आपने तुला लग्न जोड़ी तो कितना हुआ? 22 और 7। वैसे 22 तिथि है, एक तिथि इसमें 6 होती है। 22 नवंबर है। हाँ 22 नवंबर है ना। राकेश जी इसमें एक तिथि 6 हो गई है। हाँ गुरुजी। तो ये हमारी 21 हो गई जी। इसमें 7 का भाग, 7 को जोड़ देंगे तुला को, तो कितने हो गए? 160, 28। और 28 में 9 का भाग देंगे तो कितने बचे? एक बचा। तो नीता जी देखिए, एक बचेगा तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या लिखा है? मृत्यु बाण होता है। मृत्यु बाण आएगा। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। पीयूष भैया तुम्हारा बंद कर दो माइक, सब लोग, माइक गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बाण आदि को जानने का जो पहला सूत्र मैंने बताया था, दूसरा यहाँ सूर्य के अंशों के आधार पर। निर्यांश सूर्य संक्रांति से गत अंशों में पृथक पृथक, जैसे 6, 3, 1, 8, 4 जो भी अंश निकल गए हैं उनमें 9 से भाग करके
और शेष जो रहे 5 बाण जानना चाहिए। मैंने तो आपको एक चार्ट दे दिया सीधा सीधा, आप इस चार्ट के आधार पर निकाल लोगे तो आसानी से निकल आएगा, और वैसे आप अगर गणना करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इस सूत्र के नीचे समझ लो कि 5 शेष रहे तो रोग बाण, 3 में अग्नि, 1 में राज, 8 में चोर, 4 में मृत्यु बाण होता है। यह काष्ठ शल्य बाण है, अर्थात जो पहले का प्रकार है उसमें 6 आदि अंकों से सूर्य गतांश जोड़ने से 9 से शेष करके जो अंक हो, ये आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा समझने में। ये जो चार्ट दिया है इसमें आपको बड़ा सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 24 पर आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, उससे स्टार्ट से समझ में आ रहा है, चार्ट से। उससे आप रखिएगा उस वाले का। बल्कि ये इस पेज पर सबसे ऊपर लिखा है विवाह मुहूर्त में 10 दोषों का संक्षिप्त विवरण, यानी ये 10 दोष हैं, 10 के 10 यहाँ पर बड़े आसानी से आपको समझाए गए हैं। ठीक है, इनको अपने तरीके से आप अपने उसमें लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोर तथा रोग बाण रात्रि में, राजबाण दिन में, अग्नि बाण सदा अर्थात दिन रात्रि दोनों में, मृत्यु बाण शाम के समय वर्जित होता है, जो यहाँ पर समय आपकी चार्ट में भी लिखा है कौन सा समय वर्जित है। शनिवार में राजबाण, बुधवार में मृत्यु बाण, मंगलवार में अग्नि बाण, चोर बाण, सूर्य में रविवार में, और रोग बाण वर्जित है, रविवार को रोग बाण वर्जित है। फिर नियम के आधार पर फिर लिखा है व्रतबंध माने जनेऊ में रोग बाण, गृह प्रवेश में अग्नि बाण, राज सेवा में नृप बाण, और यात्रा में चोर बाण, और विवाह में मृत्यु बाण त्याज्य है, इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो चार्ट में बात कही है वो यहाँ श्लोक नंबर 74 में आपके सामने मिल रही है। बाण निकालने की और तरीके से यहाँ पर तिथियों के आधार पर भी इसको कौन कौन सी तिथि इसमें निषिद्ध है, कौन रोग बाण में और अग्नि बाण में, इस तिथि के आधार पर इस चक्र को पूरे से समझाया है आपको। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़े। ये विवाह के मुहूर्त के दृष्टि से ग्रह अपने स्थित राशि से तीसरे 10वें भाव में एक चरण दृष्टि रखते हैं, यानी यहाँ पर आपको ग्रहों की दृष्टि बताई गई है। एक पाद दृष्टि, दो पाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और संपूर्ण दृष्टि। एक पाद मतलब 25%, दो पाद माने 50%, त्रिपाद माने 75% और पूर्ण दृष्टि माने 100% दृष्टि। दृष्टि का सिद्धांत आपको पहले से मालूम है। तो ये दृष्टि इसलिए कहा गया कि जहां जहां शुभ ग्रहों की दृष्टि आएगी और पूर्ण दृष्टि आएगी तो वो वहां पर उस अशुभता को खराब अच्छा कर देंगे, अशुभता को कम करेंगे। और जो पाप ग्रह हैं अगर वहां पर वो दृष्टि डाल रहे हैं तो वो अशुभता देंगे। अगर दृष्टि का परसेंटेज कितना है उसके आधार पर उनकी फलों में कमी और वृद्धि देखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी उनको समझाने के लिए आपको एक पूरे तरीके से चार्ट में अलग से बता दिया है। उदयास्त शुद्धि, यानी कोई ग्रह उदय हो रहा है, यास्त हो रहा है, तो लग्नेश अंशेष लग्न तथा लग्नांश को देखें। जो भी लग्न आप निकाल रहे हैं उसके अंशों को देखना है, उनमें जो बार हो उस बार के आधार पर, यानी जो लग्नेश है उस वो कौन है, मान लो लग्नेश, मान लो कह दिया कि मिथुन आ गया तो मिथुन का लग्नेश कौन हो गया, बुध हो गया, तो बार हमारा बुध आ गया है। तुला को मिथुन देखता है, तो अगर तुला लग्न है, मेष लग्न में मिथुनांशेष बुध, यानी लग्न मेष है किसी की, जो उस समय आप मुहूर्त निकाल रहे हैं उस समय अगर लग्न मेष है तो मिथुनांशेष यानी मिथुन का स्वामी कौन है, बुध, अगर वो तुला में स्थित होकर के
मिथुन को देखता है तो लग्न शुद्धि का विचार होता है। बलवान नवांश से सप्तम नवांश का स्वामी, जो भी नवांश बलवान है उससे सप्तम नवांश का स्वामी, यानी उसके अंश से सप्तम भाव को, सप्तम भाव नवांश को देखो तो भी सप्तमे सप्तमांश भावेश, थोड़ा आपको कठिन तो लग रहा होगा, लग रहा है। चलिए इस विषय को छोड़ता हूं मैं, इसको दोबारा दूसरी तरीके से खोल के समझाएं। विषुवत, जो हमने आयन सुने हुए हैं, संक्रांति सुनी हुई है, आयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वसंत संपात, शरद संपात, ये तो मालूम है सबको, ये सरल चीज है, मालूम है क्या? जी मालूम है गुरुजी। तो 1 और 7 क्या होता है? विषुवत मतलब संपात, बसंत संपात, शरद संपात। संक्रांति, विषुवत संक्रांति मतलब मेष की और तुला की। अयन संक्रांति माने कर्क की और मकर की। पूर्व दिन तथा दूसरा दिन और संक्रांति का दिन, तीनों दिन विवाह व्रतबंध आदि शुभ कार्य में वर्जित है। अर्थात जब सूर्य मेष में प्रवेश कर रहे हो तब, तुला में प्रवेश कर रहे हो तब, कर्क मकर में प्रवेश करते हैं तब, उसका पहला और दूसरा दिन, संक्रांति वाला दिन, अर्थात टोटल मिला के 3 दिन जनेऊ कार्य में, व्रतबंध कहते हैं उपनयन को, वर्जित है विशेष करके। और अन्य कार्यों में जैसे विवाह आदि कार्यों में 16 घटी पहले और 16 घटी बाद तक की वर्जित है। 16 घटी का मतलब कितना होता है? लगभग 6 घंटे 24 मिनट पहले और 6 घंटे 24 मिनट बाद का समय वर्जित है, अर्थात उसे छोड़ देना चाहिए। समझ में आई ये वाली बात कि नहीं आई? अगर कोई मुहूर्त आपने संक्रांति में निकाला है तो उपनयन को छोड़ के बाकी सभी मुहूर्तों में 6.5 घंटे संक्रांति से पहले का समय और 6.5 घंटे का संक्रांति के बाद का समय उस कार्य में नहीं लेना है। सबका समझ में आया? जी सर, जी गुरुजी। लिख लीजिएगा इसको। अब सूर्य संक्रमण से पूर्वापर 33 घटी, यानी जब भी राशि परिवर्तन ग्रह करते हैं, संक्रमण माने जब भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, पूर्वापर यानी पहले और बाद में सब मिलाकर के 33 घटी, तो 16 दूनी 32 हुआ ना, मैंने अभी बताया। तो 16 घटी पहले, 16 घटी बाद में, 16 घटी कुछ और 16 16.5 घटी लिया है, इसलिए 33 कर दिया है। चंद्रमा जब भी राशि परिवर्तन करता है तो उसकी 1 घटी पहले 1 घटी बाद, अर्थात 2 घटी। मंगल की 9 घटी, 4.5 पहले 4.5 बाद में। बुध की 6, 3 घटी पहले 3 घटी बाद। बृहस्पति की 88, शुक्र की 9, शनि की 160 संक्रमण की शुभ कार्य में वर्जित है। घटी का मतलब तो जानते ही आप कि नहीं जानते? 1 घटी में कितने मिनट होते हैं? 24। तो चंद्रमा की 2 घटी का मतलब है कि चंद्रमा जब भी राशि परिवर्तन कर रहा है तो उससे पहले 24 मिनट और उसके बाद के 24 मिनट किसी भी शुभ कार्य में वर्जित है, क्योंकि वो संक्रमण काल है उसका। ठीक है, सूर्य का निकाल लिया हमने 6.5 घंटे 6.5 घंटे चंद्रमा का। मंगल की 9 घटी, मतलब 9 घटी का मतलब कितना हुआ? 10 डाम 25, 9 डाम 22.5, 24 मिनट होते हैं एक में, तो हमारे पास 240 में से कम 216 हो गए। 9 घंटी में 216 मिनट हुए, कितने हुए राकेश जी आप बताओ? 216 हुए गुरुजी, 216 हुए। 216 मिनट को हम अगर इसमें घंटे मिनट में कन्वर्ट, 216 का आधा करें तो हो जाएगा 108। 108 मतलब 1 घंटा 48 मिनट। मंगल जब बदलता है उस समय 1 घंटा 48 मिनट पहले का समय और 1 घंटा 48 मिनट बाद का समय उसका संक्रमण काल है। ऐसे ही बुध को आप लगा लीजिए 24 या 72, 1 घंटा 12 मिनट पहले 1 घंटा मिनट 12 मिनट बाद तक। ऐसे सबका निकाल लेंगे राकेश जी? हाँ गुरुजी हो जाएगा।
डाल देना, जिससे इन लोगों के लिए आसान हो जाएगा, घंटे मिनट निकाल देना। ठीक है, तो संक्रमण के शुभ कार्य में ये वर्जित है, और रवि ग्रह का जो घटी त्याग कहा गया है, यानी बाकी ग्रहों का उतना ज्यादा निंदित नहीं है, लेकिन सूर्य का संक्रमण का अति निंदित है, इसका विशेष विचार करते हैं, और इसीलिए हम ज्यादातर संक्रांति कौन सी वाली उपयोग करते हैं, सूर्य की। बाकी ग्रहों की संक्रांति नहीं देखते, लेकिन संक्रमण तो सभी का होता है ना, संक्रांति तो सभी की होती है। जब भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है उसको संक्रमण संक्रांति कहते हैं। अभी बृहस्पति की संक्रांति होने वाली है क्या, कब हो रही है बृहस्पति की संक्रांति? 2 मई को होगी एक मेरे ख्याल से। एक मई 1 मई को है। 1 मई को है ना? 1 मई को कब से कितने बजे है, कुछ बता सकते हैं? दिन में 1:00 पे है गुरुजी। हाँ, 13 बज के दिन में 1:01 पर है। 1:01 पर है। यहाँ पर ये 88 घटी उसकी वर्जित कही गई है। 88 घटी वर्जित कही गई है, तो 88 घटी का मतलब कितना हो गया? निकाल लें गुरुजी। हाँ, 88 गुणा 24 करते हैं तो हो गए हमारे 2112 मिनट। 2112 मिनट हो गए। ठीक है, तो हमारे 1056 मिनट पहले और 1056 मिनट बाद, अर्थात 17 घंटे और कुछ मिनट की बात आएगी। यानी इससे पहले के 17 घंटे और उसके बाद के 17 घंटे, 17 17.5 घंटे, 17 घंटे 36 मिनट आएंगे गुरुजी। हाँ, 17 घंटे 36 मिनट। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया आपने। तो 17 घंटे 36 मिनट पहले और 17 घंटे 36 मिनट बाद तक का समय इसका संक्रमण काल होगा बृहस्पति का। यानी कि जो संक्रमण का दोष बताया गया है, इस समय विशेष उसका प्रभाव होगा। संक्रमण में क्या करना चाहिए, संक्रमण काल में क्या करना चाहिए? भगवान का भजन। हाँ, संक्रमण काल में भगवान का भजन करना चाहिए। संक्रमण काल में अपना जो विशेष कोई शुभ कार्य करने वाले हो उसे नहीं करना चाहिए, अर्थात मूर्त को नहीं करना चाहिए। लेकिन आप उसमें स्नान, दान, पुण्य आदि, भगवान का भजन आदि कर सकते हैं। जैसे ग्रहण में करते हैं, जैसे सूर्य की संक्रांति में करते हैं, ऐसे इनकी संक्रांतियों में भी इस प्रकार से कर सकते हैं। विशेष करके बृहस्पति का भजन जाप आदि करना है तो आप कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए कोई दान आदि करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य संक्रांति में सूर्य के निमित्त करते हैं, इसमें इसके निमित्त कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, संक्रमण काल के बाद आया घसरे तुलाली दिन में। अब कब कौन सी लग्न बहरी होती है, कभी अंधी होती है, पंगु होती है, तो विवाह के समय एक तो विवाह के समय संक्रमण, ग्रहों का संक्रमण देखना था जो अपन ने पिछले उसमें देखा। अब ये देखना है कि विवाह के समय जो आपने लग्न ली है वो लग्न कोई बहरी, अंधी, पंगु लग्न तो नहीं ले ली। तो जो तुला और वृश्चिक लग्न है वो दिन में कैसी होती है, घसरे तुलाली बदरऊ। बदिर, बदिर कौन होता है? बहरा होता है। हाँ, तुला और वृश्चिक लिख लो आप, तुला और वृश्चिक दिन में बहरी होती है, और धनु और मकर रात में बहरी होती है। ठीक है, अगर बदिर लग्न में कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ जो भी कुछ हुआ, कुछ कहा गया और कुछ सुना गया, है ना। और सिंह, मेष, वृषभ दिन में, कन्या, मिथुन, कर्क रात्रि में अंधी होती है। तो सिंह लग्न कब अंधी होती है? दिन में। दिन में। तो सिंह, मेष और वृषभ दिन में अंधी होती हैं, और मिथुन, कर्क और कन्या रात में अंधी लग्न होती हैं। अर्थात इन लग्नों में कार्य किया तो मुंह के ऊपर गिरेगा कि नहीं, अंधे लग्न में काम करेगा तो। कुंभ दिन में अंधी होती है, और मीन रात्रि में पंगु होती है। पंगु समझते हैं, जिसके पैरों में प्रॉब्लम हो, पंगु है। इस तरीके से यहाँ पर और विचार किया गया है कि तुला, वृश्चिक, धनु लग्न अपराह्न माने दिन के पहले त्रिभाग में बदिर है। दिन का पहला त्रिभाग
अपराह्न, अब आपको पहले मुहूर्त बताए थे ना, हाँ। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न बताया था। अपराह्न माने दिन के 2 बजे से पहले के 3 भाग कर लो। उस समय में अगर तुला, वृश्चिक, धनु आ रही है तो वो बहरी होती है। और मिथुन, कर्क, कन्या रात्रि में अंधे हैं। मेष, सिंह, धनु दिन में अंधे हैं। मकर, कुंभ, मीन संध्या में कुब्ज हैं। कुब्ज समझते हैं? किसी के जो टेढ़े मेढ़े नहीं होता शरीर, कुब्जा। कुब्जा का नाम सुना है? कुब्जा थी उसमें भागवत में। मंत्रा। मंत्रा मंत्रा नहीं, कुब्जा। कुब्जा जो टेढ़ी मेढ़ी थी। जो कमर में वो कमर में निकला हुआ होता है। कुबड़ा। हाँ, कुबड़ा, कुबड़ा, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुबड़ी संध्या काल में मकर, कुंभ और मीन कुबड़ी लग्न होती है, कुब्जा होती है। तो ये तो मूर्त की दृष्टि से निकाल रहे हैं। हम किसी के अन्य विषयों में भी इनको कहीं ना कहीं प्रयोग करेंगे, वहां भी इसका थोड़ा सा अंश ले सकते हैं। फलित की दृष्टि से भी जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो अगर आपको कोई समस्या इस प्रकार की दिखती है तो उस समय उस लग्न का प्रयोग भी करके देख सकते हैं कि क्या कुब्ज लग्न का उस समय कोई वो था नहीं, संबंध तो नहीं था, या अंध लग्न का संबंध तो नहीं था, बधिर लग्न का संबंध तो नहीं था। कई बार कहते हैं लोग बच्चा बोल नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है उसके मुहूर्त में, क्योंकि हमारे यहाँ मुहूर्त का विशेष महत्व है जो हमने बताया कि किस मुहूर्त में पैदा हुए। ऐसी छोटी छोटी बातों को हम जोड़ जोड़ के देखेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए, किस लग्न में क्या नहीं करना? बधिर लग्न में विवाह आदि करने से दरिद्रता आती है, यानी बधिर लग्न में विवाह नहीं करना चाहिए। दिवांध लग्न, दिवा में दिन में जो अंधी लग्न होती है वो भी दोष देती है, वैधव्य दोष देती है। रात्रि की अंधी लग्न होती है उसमें भी दोष होता है। और पंगु लग्न जब होती है तो वो सभी प्रकार की धन हानि करती है। यदि इन पर लग्नेश या बृहस्पति की दृष्टि हो, फिर वही बात आ गई है कि अगर वहां पर लग्नेश देख रहा है, बृहस्पति देख रहा है, शुभता मिल रही है तो दोष नहीं लगेगा। इनका परिहार वहां पर है। कुछ विशेष दोषों में भी है, मास शून्य राशि में, गौड़ देश में, मालव देश में इनको ताज्य माना गया है, अन्यत्र नहीं। क्योंकि मुहूर्तों में खास बात कही गई है कि मुहूर्त जो है देश काल के अनुसार बनाए गए थे, इसलिए भी थोड़ा सा यहाँ पर कहा गया है। अब विवाह किस लग्न में हुआ है इसके नवांश के आधार पर भी उन दोनों के बीच में कितना ज्यादा परिपक्वता होगी, कितना ज्यादा निष्ठा होगी, इस बात को भी यहाँ पर लिया गया। विवाह लग्न में यदि 9, 7, 8, 6, 3, 12 राशियों के नवांश हो तो विवाहिता कन्या निश्चय ही समर्पित होगी। यानी कि जो विवाह लग्न है उस समय विवाह लग्न में नवांश लग्न, विवाह करते समय आपने लग्न निकाल ली, मान लो कन्या निकाल ली या तुला निकाल ली, उसका नवांश निकाल के देखिए जिस समय कन्यादान हुआ है। कन्यादान का समय कौन सा होता है? कन्यादान का समय कौन सा होता है? जिसको हम कहते हैं पाणी ग्रहण। मुख्य रूप से जो विवाह के लग्न में जो मुहूर्त होता है वो पाणी ग्रहण का ही होता है, और वो मुहूर्त एक नवांश के बराबर होता है। एक नवांश कितने समय का होता है? 3:20 मिनट बताओ। 13 मिनट 20 सेकंड। 13 मिनट 20 सेकंड। 13 मिनट मतलब लगभग 12-13 मिनट का होता है एक नवांश। उस समय वो जो नवांश यदि मिथुन का नवांश आ रहा है, कन्या का आ रहा है, तुला का आ रहा है, वृश्चिक का आ रहा है, धनु का आ रहा है, मीन का आ रहा है, इन नवांशों में अगर कन्यादान हुआ है तो यहाँ पर इस विषय को जोड़ा गया है कि निष्ठावान हो गए। आगे बढ़ते हैं। लग्न में आखिरी पिछला नवांशक, यानी जहां गंडांत की बात भी होती है ना, जैसे मेष लग्न में धनु, मेष का अंतिम नवांश कौन सा होगा? कौन सा होगा? धनु। धनु। धनु हो गुरु जी, नवा। हाँ। और वृष में कन्या। ठीक है, तो मेष लग्न में धनु नवांश और वृष में कन्या न लेना। लेकिन यदि वो वर्गोत्तम हो लग्न में और वहां पर नवांश में वर्गोत्तम हो
तो ले सकते हैं, ठीक है। अंतिम नवांश को नहीं लेना, लेकिन अगर वो, क्योंकि मेष और धनु यहाँ पर बताए थे कि पतिव्रता वाली बात कर रहे थे, लेकिन अगर वो अंतिम नवांश है तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो वर्गोत्तम है तो ले सकते हैं। जो लग्न वही नवांशक भी हो, जैसे वर्गोत्तम का फॉर्मूला बता रहे हैं वो, कि जो लग्न में है वही वो नवांश में है, उसी प्रकार से तो वो वर्गोत्तम है। 3, 9, 12, 10 में वर्गोत्तम अत्यंत नवांश अंत नवांशक ही होता है। ज्यादातर वो धनु मिथुन में, धनु में, मीन में, मकर में उसका अंतिम नवांश जो है वो वर्गोत्तम नवांश ही होता है। अब तुला मकर का चंद्रमा हो, यानी जिस दिन विवाह कर रहे हैं, और चर लग्न में चर अंशक न लेना, अर्थात चंद्रमा अन्य राशियों में हो तो चर में चरांश भी लेना चाहिए, लेकिन किस में नहीं लेना चाहिए? तुला और मकर में नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विवाह लग्न से 12वां शनि, मैंने पिछली बार इसको बताया था आपको शायद, आपकी जो किताब है जो पंचांग था उसी पे बताया था। पेज नंबर कहाँ दिया है? ये 9, पेज नंबर 9 देखिए, वहां पर एक विवाह लग्न भंगदा ग्रह लिखा है, देखा है? देखिए पेज नंबर 9 जी गुरुजी लिखा है। क्या है, तो वहां के बारे में अब यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। विवाह लग्न से 12वां शनि, 10वां मंगल, 3रा शुक्र चंद्रमा तथा पाप ग्रह लग्न में, और लग्ने शुक्र चंद्रमा 6ठे स्थान में, तथा लग्ने शुक्र बुध गुरु चंद्रमा, है ना, और मंगल अष्टम स्थान में शुभ नहीं होते। सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता। इनमें 12वां शनि का फल कन्या मध्यपा, ऐसा कहा गया है कि अगर 12वें भाव में शनि हो तो कन्या मध्यपा, मध्यपा समझ रहे ना, है वो कुछ किसी प्रकार का नशा कर सकती है। दशम का मंगल है तो शाकिनी, यानी वो मांस भक्षण करने वाली हो सकती है। तीसरे शुक्र है तो देवर रता, ठीक है, इसका अर्थ समझ गए होंगे आप। और वैधव्य मरण रूप फल, मैंने इसके जो फल दिए वो अच्छे नहीं है। सप्तम शुभ ग्रहों के फल जामित्री प्रसंग में कहे गए हैं, ये जामित्री प्रसंग है उसमें कहे गए हैं। तो हालांकि आजकल तो ये सब चीजें नॉर्मल हो गई है ना, कि सारी कन्याएं आपको मिल जाएंगी, हॉस्टल में रह रहे हैं और मांस भक्षण अब किसी का पता नहीं कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, तो ये नॉर्मल बात हो रही है। लेकिन हाँ, जहां जहां हम मूर्त की बात कर रहे हैं उस दृष्टि से हम देश काल पात्र के अनुसार पहले हमारा ये सब विचार होता था। अच्छा, आपने सोचा होगा कि इसमें ये बात कन्या के लिए लिखी है कि कन्या ऐसी होगी, कन्या ऐसी होगी, कारण क्या था? कारण ये था कि जो हमारा, मैंने कल आपकी क्लास थी की इसकी थी, तो मैंने एक ही बात कही थी कि हमारा जो पहले शास्त्र बना था वो बना था जातक शास्त्र। कौन सा शास्त्र बना था? जातक शास्त्र। जातक माने पुरुषों के लिए। बाद में देखा उन्होंने कि स्त्रियां भी कर्म प्रधान है, स्त्रियां भी आगे आएंगी, स्त्रियां भी सब कर्म करेंगी, वो भी उनकी भी प्रधान भूमिका होगी। तब दूसरा शास्त्र बना है स्त्री जातकम, उसका नाम क्या है? स्त्री जातकम। हाँ, ये तो अभी आपने देखा ही नहीं, ये भी बना हुआ है। तो स्त्रियों के बारे में कि उनके पति की क्या स्थिति होगी, वो किस प्रकार का होगा, वो स्त्री जातकम में बताया गया है, वो बाद में बना है। पहले पुरुषों को लेकर के, पुरुष प्रधान देश के कारण, पुरुष प्रधानता के कारण ये सारा शास्त्र पुरुषों के ऊपर लिखा गया था। इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर आपको लगता होगा कि ये स्त्रियों के दोष बता रहा है, पुरुष के क्यों नहीं बता रहा। हम लोग इसको फिर दोनों तरह से समरी कर लेते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों के सुख का चिंतन करना है तो हम स्त्री जातकम का प्रयोग करेंगे। विशारद में उसका प्रयोग होता है जब हम विवाह मिलान सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह लग्न से सूर्य केतु राहु शनि 3, 6, 8, 11 भाव में शुभ होते हैं। इनमें विंशोपक बल भी मिल जाता है, जैसा कि गोचर में भी आपको बताया था। मंगल 3, 6, 11 में शुभ है, चंद्रमा 2, 3, 11 में शुभ है, बुध गुरु 7, 12 में 8 स्थान,
रहित सभी में, शुक्र 3, 6, 7, 8 में, 12 स्थान में छोड़ के अन्य स्थानों में विंशोपक बल मिलता है। यानी कि जो आपको गोचर के जो नियम है वो यहाँ पर लगाएंगे, तो विंशोपक बल के आधार पर, यानी कि कौन कौन से ग्रह उस समय बली है। एक और दोष है विवाह के समय, वो भी आपको विचार करना है, कर्तरी कारक। पाप ग्रह यदि शत्रु ग्रह में और नीच तथा अस्तंगत हो, कर्तरी तो आप जानते हैं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने दोष को बताया, लग्न व सप्तम में कर्तरी का दोष नहीं लगेगा। बाकी शुक्र नीच व शत्रु राशि का हो, छठे हो, तो भी दोष नहीं लगेगा। मंगल यदि नीच राशि का हो, अस्तंगत हो, तो अष्टम में हो तो भी दोष नहीं लगेगा। मंगल ये जो जैसे अष्टम के मंगल का दोष है, लेकिन अगर वो अस्त है, अगर मंगल अस्त है, नीच का है, तो दोष नहीं है। यानी जिन जिन ग्रहों के दोष की बात की गई है, जैसे शुक्र है, शुक्र को छठे का दोष है, लेकिन वो नीच का है, शत्रु का है, तो नहीं है। तो चंद्रमा नीच राशि व नीच नवांश का होकर 6, 8, 12वें स्थान में है, तो उसका दोष नहीं है। यानी कि वो पहले से ही पापी और पीड़ित हो रहा है, उसका बल ऑटोमेटिक क्षीण हो गया है। इसके अलावा हमारा दोष लगता है अब्द दोष। अब्द क्या होता है समझते हैं? अब्द समझते हैं क्या? नहीं गुरुजी नहीं। अच्छा, अब्द होता है संवत्सर, वर्ष, किसी किसी संवत्सर के क्षय का दोष होता है अब्द। ये 6 संवत्सर है, इसमें जैसे 6 तिथि होती है, 6 मास होता है, ऐसे ही 6 वर्ष होता है। इसको अब्द कहते हैं, संवत को कहते हैं। तो कभी कभी अब्द दोष आता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा अयन दोष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सॉरी, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो दक्षिणायन को हमारे यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, उत्तरायण को अच्छा माना गया है, तो अयन दोष आ जाता हो। ऋतु दोष, जो अच्छी ऋतुएं हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसी ऋतुएं हैं जिनमें हमारे शुभ कार्य वर्जित है, लेकिन उनमें कोई कार्य कर रहा हो। तिथि दोष, वर्जित तिथियां। मास दोष, वर्जित मास। नक्षत्र दोष, यानी जिन जिन नक्षत्रों को वर्जित कहा गया, लेकिन फिर भी दोष है उनमें कोई किसी कारण। पक्ष दोष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। दग्धा तिथि, जो अभी आपके सामने आया। अंध, काण, बधिर, पंगु आदि लग्न दोष, यानी लग्न जो अभी मैंने अंधी काणी बताई आपको। अकाल वृष्टि आदि, जो भी 10 दोष हमने निकाले थे कि मेघ आएगा, वायु आएगी, अग्नि होगा, इस प्रकार के 13, इतने दोष लग्न से। ये सारे दोषों का कब परिहार हो जाता है? जब जिस लग्न में आप कार्य कर रहे हैं, उस लग्न से केंद्रों में, त्रिकोण में बुध, गुरु, शुक्र बलवान होकर स्थित हो। यानी केंद्र कोण में, जिस लग्न में आप कार्य कर रहे हैं, उस लग्न में यदि केंद्र कोण में बलवान होकर के बुध, गुरु, शुक्र बल स्थित हो, तो वह दोष नहीं होता है। वैसा ही पापयुक्त चंद्रमा व पापयुक्त नवांश दोष भी नष्ट हो जाता है। यानी चंद्रमा भी पीड़ित है, तो उसका भी दोष इन तीनों के कारण नष्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और दुर्मूर्त वाली बात थी, जो हम अभी कुलिकादि मूर्त देख रहे थे, उसके लिए भी कहा गया है कि केंद्र कोण में बृहस्पति, उपलक्षण में बुध और शुक्र, यानी बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे बुध और शुक्र, तथा 11वें भाव में सूर्य। लग्न से उपचय स्थान, जो कि हमारे 3, 6, 10, 11 हैं, उनमें, अथवा वर्गोत्तम नवांश में चंद्रमा हो, तो समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही चंद्रमा 11वें भाव में हो, तो जो सूर्य से बनने वाले दुर्मूर्त हैं, जो कुलिक आदि हैं, अर्ध्याम आदि हैं, पाप ग्रह नवांश हैं, वो सब दोष भी नष्ट हो जाते हैं यदि लग्न इस प्रकार की हो। यहाँ पर जो बात है, केंद्र कोणे जीवे आयो प्रभु, यहाँ पर तो अगर एक जो विषय आया है, कभी कभी हमने पढ़ने में आया है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, तो ये विशेष करके मूर्त में ही इसका प्रयोग किया गया था कि जिसके मूर्त में जो मूर्त लग्न निकला है, उसमें यदि केंद्र में बृहस्पति है, तो अन्य ग्रह दोष आदि कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है। और कहा गया है कि बुध विवाह लग्न से सप्तम रहित, अर्थात सप्तम को छोड़कर
अर्थात 4 केंद्रों में से 3 केंद्र लेना, 1 4 10 और 5 9 में हो तो 100 दोषों को हरता है, मतलब 100 दोषों को दूर करता है। क्लियर? अगर शुक्र है तो 200 दोषों को 200 दोषों को दूर करता है, और अगर बृहस्पति है तो कितने दोषों को दूर करेगा तो बताएगा? 1 लक्ष्य। हाँ, 1 लक्ष्य माने 1000। नहीं, 1 लक्ष्य माने 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख, बिल्कुल जी, 1 लाख दोषों को दूर करता है। तथा लग्नेश अथवा लग्न नवांशेष, यदि आगे बढ़ते हैं, लग्नेश तथा लग्न नवांशेष 11वें भाव में अर्थात अथवा केंद्र में हो तो दोषों के समूह पुंजुका फूकते हैं। मतलब जैसे अग्नि रुई के ढेर को क्षण मात्र में नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से लग्नेश या लग्न का नवांशेष इन भावों में बैठा हो। लग्नेश समझ रहे हैं ना? मान लो आप तुला लग्न में या मिथुन लग्न में, किसी भी लग्न में कार्य कर रहे हैं, वो वहां पर हो, और अगर वो नवांशेष को देख लो, लग्न का नवांशेष मान लो शनि है और वो आगे बैठ जाए, क्योंकि उसको नवांशेष का अधिकार मिल गया, तो जितने सारे दोष थे उनको ऐसे नष्ट कर देगा जैसे अग्नि के सामने रुई रखी है तो कितनी देर लगेगी रुई को जलने में? कितनी देर लगेगी? क्षण मात्र में वो नष्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? हम इतनी देर से ये बात समझ रहे थे ना कि ये दोष आ रहा है, ये दोष आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उन दोषों को नष्टीकरण की बात आपके सामने कही गई है कि किस प्रकार से दोषों के नष्ट के बारे में आप विचार कर सकते हैं। अब हाँ, विंशोपक बल के आधार पर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्रहों के जो शुभ स्थान कहे गए हैं, 3रा 6वां 8वां, उन स्थानों में यदि बुध 2, शुक्र 2, चंद्रमा 5, सूर्य 3, 3.5, बृहस्पति 3, शनि 1.5, राहु 1.5 और केतु 1.5 विंशोपक बल प्राप्त करते हैं। ठीक है, त्रयाया अष्ट षट्सु, 3रे 6वें 8वें श्लोक में अभी हम जो पढ़ रहे थे शुभ स्थान के बारे में, ग्रहों के शुभ स्थान के बारे में, तो जब ग्रह वहां पर जिस शुभ स्थान के बारे में कहा गया है, तो अगर बुध को जो विंशोपक बल है वो 2 है, शुक्र का 2 है, चंद्रमा का 5 है, सूर्य का 3.5 है, बृहस्पति का 3 है, शनि का 1.5 है, राहु का 1.5 है, केतु का 1.5 है, ये विंशोपक बल इनको मिलता है। टोटल मिला के आप 20 हो जाएगा। यह जिसका जो शुभ स्थान कहा गया है वह उसी में पाता है। जिसको जिस स्थान में शुभ बताया गया था वहां उसको उतना विंशोपक बल मिल जाता है, दूसरे स्थान पर नहीं। तो पिछले वाले श्लोकों को आप जो 3रे 6वें 8वें को पढ़ लेना, और इन बलों को जब जोड़ते हैं तो विंशोपक टोटल 20 हो जाता है। उक्त अंकों का जोड़ 29/30 मतलब 29.5 होता है। इसमें राहु केतु में से एक का 1.5 घटता है, अतः एक शुभता में होगा, दूसरा अशुभ रहेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर विंशोपक बल की बात करते हैं। अब विवाह में जो कन्या है उसके आधार पर उसके सुख आदि के विचार को और करते हैं। विवाह वाली कन्या का सास कौन है? शुक्र है। हाँ, ससुर कौन है? सूर्य। सूर्य। और उसका शरीर लग्न है। उसका सप्तमेश पति हो गया। पति हो गया। चंद्रमा मन हो गया। हाँ, तो ज्योतिषी इन ग्रहों का बल देख के उनका शुभाशुभ विचार करके विवाह लग्न निश्चय करें। यानी सास के लिए शुक्र को देखें, ससुर के हित के लिए सूर्य को देखें, जातका के खुद के शरीर के लिए जो जातक है जातका है उसके लिए उसका लग्न अच्छा हो, उसके पति के लिए उसके सप्तम भाव के स्वामी को देखें, और मन अच्छा हो उसके लिए चंद्रमा को देखें। इस प्रकार से
लग्न निश्चय हमको करना चाहिए। उक्त ग्रह जो बताए गए ग्रह हैं, नीच, शत्रु, अस्त, त्रिक, त्रिक समझते हैं, त्रिक माने 6, 8, 12 में हैं या अशुभ हैं तो अच्छे नहीं है, और उच्च स्वग्रह आदि शुभ स्थानों में भावों में है तो उनको शुभ जानना चाहिए। ठीक है, और पढ़ते हैं आगे। कृष्ण पक्ष में पाप बार, रवि, मंगल, शनि तथा अनुक्त नक्षत्रों में यदि विवाह हो, यानी जो विवाह के नक्षत्र नहीं कहे गए हैं, और मंगलवार, रविवार, शनिवार है, कृष्ण पक्ष है, तो वही संकीर्णों को धन, पुत्र, आयु, लाभ देने वाला होता है तथा मित्रता प्राप्ति कराता है। इनको उक्त शुभ मुहूर्त आदि में विपरीत होते हैं। संकीर्ण कहते हैं जो वर्ण संकर लोग हैं, जिनके लिए मुहूर्त नहीं निकालते हैं, समझ रहे ना। वर्ण संकर जैसे आप देखेंगे जो निम्न श्रेणी के लोग रहते हैं, वो मुहूर्त पे विचार करते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं करते। क्योंकि वो वर्ण संकर है तो उनके लिए वर्ण संकर वार, अनुक्त नक्षत्र, अगर उनको वो विपरीत लोगों के लिए विपरीत नक्षत्र, विपरीत वारों में शुभ कहा गया है, लेकिन अपने लिए नहीं कहा गया। जहां पर शुभता देखी जाती है वहां नहीं कहा गया। अब आगे तो हुआ वर्ण संकर विवाह के लिए। वर्ण संकर विवाह अर्थात एक तो निम्न जाति के विवाह, दूसरे आजकल वर्ण संकर विवाह हुई है, इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, गंधर्व विवाह आदि होते हैं, जैसे प्रेम विवाह होते हैं। तो गंधर्व आदि विवाह में सूर्य के नक्षत्र से चंद्र के नक्षत्र तक, सूर्य के नक्षत्र से चंद्र के नक्षत्र तक, अगर 4 आता है तो अशुभ है, 2 आता है तो शुभ है, 3 अशुभ है, 1 शुभ है, 1 शुभ है, 4 शुभ है, 6 अशुभ है, 3 शुभ है, 1 शुभ है, 3 शुभ है, ऐसे करके चक्र मात्र देखते हैं। मतलब उनके लिए भी पूरा मुहूर्त ना देख करके केवल जो विवाह की तिथि निकाल रहे हैं, ठीक है, गंधर्व विवाह के लिए, क्योंकि उनको तो विवाह करना है। उनको अगर उनको किसी प्रकार की सामाजिक बंधन की परवाह होती तो सबसे पहले तो वो प्रस्ताव माता पिता के द्वारा प्रस्ताव को पूरी तरह से जो भी एक विधि होती है, कुंडली मिलान होता है, उससे चलते। चूंकि वो उससे नहीं चल रहे हैं तो गंधर्व विवाह की श्रेणी अलग हो गई। तो उनके लिए उन्होंने कहा साहब हमको तो शादी करनी है, तो कब करें? तो देख लो सूर्य से चौथा नक्षत्र है क्या है, तो अच्छा नहीं है, अगर दूसरा है तो ठीक है, तीसरा है तो खराब है, पहला है तो अच्छा है। ऐसे करके आप उसके नक्षत्रों की जो एक आप वो बना लीजिए, और उसमें त्रिघटी चक्र, 3-3 घटी का मुहूर्त आप उसमें दे सकते हैं। ऐसे करके उनको आप बता सकते हैं। अब विवाह करते वक्त हमको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी ये बात भी इन्होंने इसमें दे दी। जो विवाह में घर में लोकाचार होते हैं, तो पुराने समय की बातें हैं। विवाह अंगीकृत्य गेहूं, उड़द आदि का दलन, चावल छाटना। पहले क्या था, लोग आते थे घरों में, मेहमान आते थे ना, मेहमान आएंगे तो क्या करेंगे, उससे पहले हम उनके लिए धान इकट्ठा करके रखेंगे। पहले विवाह में उड़द का भी, मूंग का भी बड़ा महत्व था। आजकल तो सारा काम हलवाई को दे दिया गया है। आप पुराने ग्रामीण परिवेश में आज भी देखो, या अपन ने जो पुराना अपना काल देखा है उसमें देखा होगा 15 दिन पहले से ही जो है वो रख जाता था, दिन धर जाता था जिसको कहते थे। तो उसमें इन चीजों का संग्रह कर लेते थे, गेहूं, चावल, आटा वगैरह। या कोई बहन बेटी आती थी 15 दिन पहले, किसी ने देखा है, सुना है इस बात को? गीता जी कुछ होता है? जी होता है गुरुजी। ये होता है। हाँ होता है। आज के समय में तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए होता है कि भाई वो बहन कलश लेके कब आएगी, लेकिन पहले तो इस चीज का विशेष महत्व ये था, क्योंकि जिस दिन से वो आती थी उस दिन से ही फिर वो सब जो अनाज आदि का संग्रह चालू कर देते थे, क्योंकि जितने लोग मेहमान आएंगे तो हमको कहीं नहीं भागना, हमारे घर में सब रहेगा। तो मंगल कलश स्थापन, घर आंगन संवारना, लीपना पोतना होता था, श्रृंगार होता था, खूब चित्रकारी होती थी, भूषण श्रृंगार आदि वस्तु, मतलब
हमारे वस्त्र आदि खरीदना करना, वेदी मंडप की रचना, तोरण बंधनवार आदि, शकलारंभाहा, जब भी ये कार्य करते हैं, इनका शुभारंभ करते हैं, तो उनमें क्या विचार करें? तो उन्होंने कहा उनमें उस समय चंद्रमा का बल देखो केवल, कि जिस दिन आप कार्य प्रारंभ कर रहे हो उस दिन चंद्र बल अच्छा है कि नहीं। कार्य दिन से 3, 6, 9 दिन में न करना, तीसरे, छठवें, 9वें दिन नहीं करना। यानी आप 11वें दिन कर सकते हो, 15वें दिन कर सकते हो। एवं कुरानपण तेल लापन, यानी जो वो होते हैं तेल वगैरह, बाण वगैरह, बहुत सारी ये तो आप लोगों की सबकी विषय की बातें हैं। तेल मांगरताई वगैरह ये होता है। चलिए, घर के अग्र बाएं, यानी घर जहां है उसके बाएं हाथ पर, और आंगन में कन्या के हाथ से 1 हाथ ऊंची तथा चारों से 4-4 हाथ की चतुस्र वेदी, यानी एक तो वो भी पहले कन्यादान होता था घर से, राकेश जी, घर में ही होता था, है? गुरुजी हाँ हाँ गुरुजी, हाँ नहीं होता था। उन्होंने कहा कि वो जो फेरे होंगे वो वेदी कहाँ बनेगी? तो उन्होंने कहा घर से बाएं, लेफ्ट साइड में जो आंगन है, स्थान है, वहां पर कन्या के हाथ के बराबर की 4-4 हाथ ऊंची और चारों हाथ और से 4-4 हाथ चौड़ी, लंबी चौड़ी एक वेदी बनती है। वहां स्तंभ स्थापन होता है, मंडप लगता है, मंडप उत्तम, और 16 हाथ का जो मंडप होता है उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो बाहर की 16 हाथ का होता है। और स्थान आदि संकट में वहां पर 8, 10, 12 भी मध्यम पक्ष में उक्त है। मतलब जब आपको लगे कि स्थान कम है तो 8 हाथ का, 10 हाथ का या 12 हाथ का भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मंडप जो कहा गया है वो 16 हाथ का कहा गया है। ठीक है, अब जगह कम है तो भैया 8 हाथ का बना लिया या 10 हाथ का बना लिया। विवाह उत्तर मंडप का उद्वासन छठे छोड़कर समाधिन अथवा 5-7वें दिन करना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है कि जब विवाह पूर्ण हो जाए तो उसके बाद 5वें या 7वें दिन मंडप को वहां से हटाना चाहिए, 6वां दिन नहीं लेना चाहिए। विशेष करके 6वां दिन नहीं लेना चाहिए। आजकल तो जल्दी बहुत रहती है, तो मैं कई बार तो दूसरे दिन ही बोले हमारा मंडप खुलवा दें, आज खुलवा दें क्या, तो वो उसी दिन उसकी वो गठान खोल देते हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन तो चल जाएगा, लेकिन 6वें दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर? भूत छुड़ाई होती है कि नहीं होती सविता? देखा है हाँ कहीं? हाँ होती है वो गुरुजी। भूत छुड़ाई वो मंडप की होती है। हाँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेष आदि राशि वाले वधूवर बटू, यानी जो लड़का लड़की मेष आदि राशि के हैं उनकी तेल लगाने की जो संख्या है। अब आप पूछते होंगे पंडित जी तेल कितने हैं? पूछते हो कि नहीं पूछते हैं? नेताजी पूछते हैं ना तेल कितने हैं? पूछते अब हैं जी अब आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपके चार्ट में दिया है। आप लोगों के बच्चे शादी लायक हैं तो आप देख लेना खुद ही है। 20 आदि क्रम से 7, 10, 5, 10, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7 दिन संख्या विद्वानों ने कही है कि इनके आधार पर इतनी इतनी संख्या के इतने इतने आधार पर करना चाहिए। तो राशि और संख्या, मेष में 7, वृषभ के 10, मिथुन के 5, कर्क के 10, सिंह के 5, कन्या के 7, तुला के 5, वृष के 5, धनु के 5, मकर के 5, कुंभ के 5, मीन के 7। इस प्रकार से यहाँ पर तेल दिन की संख्या कही गई है। ठीक है। मंडप में प्रथम स्तंभ निवेशन, यानी मंडप में जो पहला स्तंभ लगा स्थापित करते हैं। आजकल तो मंडप बनाते ही कहाँ है, लेकिन हमें विषय अगर दिया है तो समझ लेना चाहिए। 5, 6, 7 के सूर्य, देखिए ये होता है खात चक्र। ये क्या होता है जो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या है? ये है खात। ये बड़े काम का है, ये बड़े काम का है। ये इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा फिर कहूंगा, अपना पंचांग खोलिए, पेज नंबर 58 पे जाइए। कौन से पे जाएंगे? 58। हाँ 58 में तो आपका जो गोल चक्कर बना है उसके साइड में
वहां पे लिखा है अथ खात चक्रम राहु पृष्ठीय, लिखा है। एक तरफ चौगड़िया है, दूसरी तरफ खात चक्र है। जी लिखा है गुरुजी। मिल गया जी, राकेश जी सबको मिल गया, जी, नंदा जी को मिल गया। मिल गया। देख लीजिए, ठीक है। वहां पे 4 प्रकार के खात लिखे हैं। अभी हम यहाँ पर तो केवल विवाह का पढ़ रहे हैं, लेकिन ये खात 4 जगह देखा जाता है। एक विवाह में, दूसरा देवालय मतलब मंदिर के निर्माण में, तीसरा जलाशय माने आप कुआं बोरिंग आदि खोद रहे हैं उसके लिए, और चौथा गृह आरंभ, जब आप मकान के लिए नींव रख रहे हैं। कई बार कहते हैं ना नींव रख रहे हैं तो उसके लिए गड्ढा कौन से कोने में करें, करते हैं नहीं करते, बोलो। जी जी तो गुरुजी। वो उसका जो आधार है वो आधार है सूर्य का गोचर। अगर अब देखिए यहाँ पर पहले विवाह वाले को समझो, यहाँ पर भी लिखा होगा आपके सामने, अगर सूर्य, नीचे से चालू करो, इसमें नीचे वाली लाइन में लिखा है सूर्य चौथे नंबर पे 5, 6, 7 में है, तो ईशान में आपको पहला स्तंभ रखना है, यानी पहला डंडा वहां पर गाड़ना है, बल्ली। अगर सूर्य वृश्चिक धनु मकर में है तो कौन से कोने में गाड़ेंगे, वायव्य में, वायव्य में। अगर सूर्य कुंभ मीन मेष में है तो नैऋत्य में, नैऋत्य में। और अगर सूर्य वृष मिथुन तुला कर्क में है तो आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण में। अब मैं इसी को समझा रहा हूं, अगर आपको मकान बनाना है, ठीक है, तो अगर सूर्य वृश्चिक धनु मकर में है तो कहां पे रखेंगे, पहला गड्ढा कहां करेंगे, ईशान में। ईशान में, बिल्कुल। ये वास्तु के लिए भी काम आता है। और आपके मकर कुंभ मीन मेष में है तो वायव्य। वायव्य। हाँ, और वृष मिथुन करके तो नैऋत्य। नहीं, अग्नि में आएगा। नहीं वृष मिथुन कर्क, वृष मिथुन कर्क बोल रहा हूँ, अग्नि कौन? अग्नि नहीं हो सकता। आप पढ़ो, गृह आरंभ की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, देवालय के। हाँ, मैं गृह आरंभ की बात कर रहा हूँ। वृष हाँ, मिथुन कर्क। नेतृत्व में है हाँ, और नैऋत्य कोण। सिंह कन्या तुला में अग्नि कोण। अग्नि को। अब इस समय सूर्य किस राशि में चल रहे हैं, मेष। मेष में। मेष में चल रहे हैं। इस समय यदि कोई भूमि पूजन करेगा, गृह आरंभ का स्तंभ गड्ढा करेगा, तो कौन सा कोना लेगा, वायव्य। इसको वायव्य लेगा। और अगले वाले महीने में जब वृषभ में आ जाएंगे, बृहस्पति कर्क में, तो नेतृत्व में। नैऋत्य में लेंगे। तो ये नैऋत्य कोण जो है हमारा, जो हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना होता है वो नैऋत्य होता है। तो इसी प्रकार से विवाह के लिए मंडप कहाँ गाड़ना, उसका खाद कहाँ होगा, गृह आरंभ का कहाँ होगा, जलाशय का कहाँ होगा, और देवालय का कहाँ होगा। ये वाला चार्ट आपको मैंने बताया है, इसको आप संजो करके अपनी पास रखिए या लिख लीजिए कि खाद चक्र आपके पंचांग में पेज नंबर 58 पर दिया हुआ है। इस साल वाले में, अगले साल फिर हो सकता है एक आध पेज आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप बार बार किसी चीज को देख लेते हो तो पेज पलटना आपके लिए आसान होता है कि नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोधूली में नक्षत्र तिथि करण की कुछ अपेक्षा नहीं। अगर आप गोधूली निकाल रहे हैं, जब से आपको कोई लग्न नहीं मिली, विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं मिला, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, बहुत जगह देखा होगा आपने, गोधूली मुहूर्त है, ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं? जी जी। तो उन्होंने कहा कि उसमें लग्न का विचार भी नहीं है, तिथि नक्षत्र आदि का भी विचार बहुत विशेष नहीं है, यानी बहुत सारे जो दोष होते हैं, जामित्र आदि दोष होते हैं, उन सबका क्षरण हो जाता है। तथा अंशक मुहूर्त की भी चर्चा नहीं है। दुष्ट योग, अष्टम शुद्धि, जामित्र दोष कुछ भी नहीं है। यहाँ गोधूली मुनियों ने सब कार्यों में शुभ कही है। देखिए, देश काल पात्र बदल गया तो गोधूली का अर्थ भी बदल गया। गोधूली कब ऐसी थी, कब थी, जब विभाग हमारे ग्रामीण परिवेश के हिसाब से पहले हुआ करते थे, है ना, तब गोधूली। गोधूली का मतलब क्या है, जब गाय अब चर गाय की मतलब, ओर से हाँ, चढ़ने के जब बाद गाय चर के लौटती हैं, जब गाय चर के लौटती हैं और उनके चरणों की धूली जो उड़ती है, उसको सबसे ज्यादा शुभ कहा गया है। उस धूल के कारण वहां पर योग आदि, दुष्ट योग आदि, नक्षत्र आदि के जो भी बुरे प्रभाव होते थे वो सब दूर हो जाता है। दूर हो जाते।
आजकल तो आपके यहाँ गाय है भी तो ढूंढ नहीं है, हैं? गांव में गांव में है, गांव में तो चल जाएगा, लेकिन शहर में आप गोधूली को कैसे प्रयोग करोगे? केवल नाम की गोधूली रहेगी। प्रदेश काल पात्र के हिसाब से बहुत सी चीजें बदलती है। चलिए, उक्त गोधूली का समय भी कहते हैं हेमंत में, हेमंत ऋतु में, शीश काल मार्ग शीर्ष में 4 महीने जब सूर्य सायंकाल में बिहार आदि रहित किरण शून्य पिंडाकार हो, तथा मतलब जब वो अस्त हो रहा है, उसकी किरणें बिल्कुल शून्य होने वाली हैं, तथा तब यानी गर्मी वाले समय में चैत्र आदि 4 महीने में अर्धास्त हो, सूर्य बिंब दिख रहा हो, आधास्त हो, और वर्षा काल में 4 महीने सूर्य के संपूर्ण अस्त में गोधूली होती है। समस्त शुभ कृत्यादि में ये शुभ फल देती है। गोधूली के बारे में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और पढ़ें, गोधूली का और भी प्रकार है। गुरुवार कब, इसमें कुछ कभी कभी ऐसा भी है कि गोधूली नहीं ली जाएगी, तो क्या कहा कि गुरुवार के दिन सूर्यास्त होने पर गोधूली होती है, और सूर्यास्त के पहले आधी घटी का जो मुहूर्त होता है वो कौन सा होता है? अर्धयाम। इसीलिए गुरुवार की गोधूली को छोड़ दिया है। शनिवार में सूर्य दिखते ही, क्योंकि सूर्यास्त में कुलिक काल होता है। कौन सा होता है? शनि का, मांदी का कुलिक काल। इसलिए शनिवार को सूर्य के दिखते समय, मतलब सूर्यास्त से पहले, और गुरुवार को सूर्यास्त के बाद की वो आधी घटी है, जो एक घटी है उसको छोड़ा गया है, वहां पर उसको छोड़ना चाहिए। तो सायंकालीन लग्न से 1, 6, 8 व लग्न में, यानी जो भी लग्न है उससे पहली, 6वीं, 8वीं लग्न में चंद्रमा हो तो कन्या को नुकसान होता है। लग्न सप्तम अष्टम में मंगल हो तो वर को हानि होती है। ऐसे मुख्य दोष गोधूली में भी वर्जित है, अर्थात ये दोष गोधूली में भी विचार किए जाते हैं। पंचांग शुद्धि की मुख्य जो हमारी विचारार्थ ये सब चीजें थी यहाँ पर, तो आपको देखनी है। 2, 3, 11 भाव में चंद्रमा हो तो सुख देता है लग्न में, गोधूली में हो तो और भी विशेषता देता है, यानी जिस लग्न की बात हो रही है। और पढ़ते हैं, मेष आदि राशियों में सूर्य की गति स्थूल कालीन है, अर्थात जैसे आप अभी निकालते हो ना, चर गति निकालते हो आप ग्रह की, आपको कोई ग्रह स्पर्श करना है, मान लो आज कितनी तारीख है? 28 है, 28 है ना? तो आज के ग्रह स्पर्श करने, तो आप 29 में से 28 के घटाओगे, सूर्य स्पर्श 29 तारीख में से 28 तारीख का सूर्य स्पर्श घटाओगे कि नहीं घटाओगे? हाँ गुरुजी। तो आपके पास जो आंसर आएगा कला में, तो कहते हैं कि मेष के जब सूर्य चल रहे होंगे तो 58 कला की गति होगी, वृषभ के सूर्य होंगे तो 57 कला की गति होगी, मिथुन में जब सूर्य चलते हैं तो 57 कला, कर्क में 57 कला, सिंह में 58 कला, कन्या में 59 कला, तुला में पूरा 1 यानी 60 कला, वृश्चिक में 60 कला, धनु में 61, मकर में 61, कुंभ में 60, मीन में 59 कला, ये सूर्य की गति होती है। यानी पूरे एक अंश नहीं होती, पूरा एक अंश गति जो होती है वो केवल तुला और वृश्चिक में होती है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं नीता जी, आपको हुई? जी गुरुजी। हो गई, सभी लोगों को हो गई? राकेश जी समझ गए बात? हाँ समझ गए। तो सूर्य कहते हैं ना एक अंश चलता है, एक अंश के आधार पर 58 पर भी जाता है और 61 पर भी जाता है। वो कैसे जा रहा है, वो यहाँ पर एक इसकी गति का नियम दे दिया है। और इसीलिए सूर्य संक्रांति के या बाद जो दिन घटी पल आदि के इष्ट धनादि जितने हो, उनसे उक्त स्थूल गति की गुणा करके, यानी वो जो सूर्य संक्रांति के आधार पर अगर वो लब्धि आपको निकालनी है, सूर्य स्पष्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक सूत्र करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी लग्न का नवांश देखना है, जो लग्न आप निकाल रहे हो, है ना, तो नवांश निश्चय किया, तो उसके पहले जितने नवांश हो उन्हें 10 से गुना करो, यानी कि आपका नवांश निश्चित हुआ है 7वां, तो पहले नवांश निकल गए 6, 10 से गुना करो, 6 × 60,
और 3 से भाग देना। लब्धि यथाक्रम 3 अंक लेके जो हो वह भुक्त लग्न स्पष्ट उस समय का होता है। यानी इससे भी आप लग्न स्पष्ट निकाल सकते हैं और उस समय के षड वर्ग आदि बना सकते हैं। इनकी जरूरत नहीं है, ये तो हम उससे बना लेंगे षड वर्ग आदि, लेकिन उन्होंने एक विधि दे दी। इस तरीके से आप सूर्य स्पष्ट से, लग्न स्पष्ट से वहीं के वहीं आप लग्न और डिविजनल चार्ट बना सकते हैं उस लग्न के। ठीक है गुरुजी, आज के लिए बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया तो मैं समाप्त करता हूँ। ये भी वैसे आपकी जरूरत के लिए है। एक लास्ट वाला पढ़ते हैं, उत्पात, है ना। जो क्रूर, क्रांत आदि, महापात, दग्धा तिथि, दुष्टयोग, चंद्रमा, गुरु शुक्र कास्त, तिथि के क्षय वृद्धि, गंडांत, 3 प्रकार के जो गंडांत है वो, भद्रा, संक्रांति के दिन, लग्नेश, अंशेष कास्त होना, लग्नेश अंशेष चंद्रमा की 6-8 स्थान में स्थिति, पाप ग्रहों के षडवर्ग, जितने भी यहाँ पर पूर्वोक्त दोष विवाह में ये सब वर्जित है। ठीक है। तथा पाप युक्त चंद्रमा, पाप युक्त लग्न, लग्न नवांश, अस्तोदय शुद्धि, चंडी, चंडायुक्त मतलब पात, खारजूर, दस्योग, जामित्र, लत्ता, वेद, बाण, उपग्रह, पाप कर्तरी, तिथि और बारों का उद्भव, नक्षत्र आदि का विचार, मृत्यु आदि, तिथि नक्षत्र का हस्तार्क पंचमी, दुष्टयोग, अर्धयाम, कुलिक दोष, पापाक्रांत नक्षत्र, पाप युक्त तथा पाप गंतव्य नक्षत्र, ग्रहण नक्षत्र, 3 प्रकार के उत्पाद के नक्षत्र, केतु का उदय नक्षत्र, संध्योदित यानी संध्या काल और उदित काल, सूर्य से 14वां नक्षत्र, ग्रह बिंदु नक्षत्र, युद्ध नक्षत्र, इतने समस्त दोष तथा ग्रह प्रतिलंग के दोष भी विवाह में तथा सभी शुभ कार्यों में वर्जित है। श्री मूर्ति चिंतामणौ महीधर कृत भाषा टीकायाम विवाह प्रकरणम संपूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय गणपति की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय। गुरुजी एक ही बताइए गुरुजी। बताइए गुरुजी, गुरुजी अक्षय तृतीया की शादी है गुरुजी। हाँ हाँ गुरुजी, गुरु और शुक्र दोनों अस्ते हैं, तो इसमें शादी हो जाती है क्या गुरुजी? देखिए, जो हम मूर्त प्रकट की बात कर रहे हैं उस दृष्टि से नहीं है। हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग तो 4.5 मूर्त जो अबूझ बताए गए हैं उन अबूझ मूर्तों में कुछ विचार ही नहीं करते जी। और इसलिए वो कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इनमें मूर्त कोई की दोष नहीं है कोई इनमें? नहीं, मूर्त की दृष्टि से मान्य नहीं है। अच्छा, गुरु मान्य शुक्र नहीं है। अर्थात आपकी जो लग्जरी है और जो सौभाग्य है दोनों अस्त हो रहे हैं और ऐसे में विवाह करना ठीक नहीं है। लेकिन अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग। कलयुग की खास बात क्या है बताऊं? जैसे राहु की खास बात है वैसे ही कलयुग की खास बात है। राहु की खास बात क्या है? आप जितने भी अपोजिट कार्य करोगे सुखी रहोगे, धनी रहोगे, बड़े प्रसिद्ध रहोगे, खूब धन आएगा। जी और आप धर्म पे चलोगे तो आप परेशान हो जाओगे। जी और कलयुग में यही हो रहा है कि जो जी। लोग अवलंबी हैं, जो धर्म पे चल रहे हैं, जो मार्ग बताया गया उस पर चल रहे हैं, वो तो परेशान है। पूरा मुहूर्त निकाला, पूरा विवाह प्रकरण, मतलब जो भी चीजें हमने विधि विधान देखे, अरे फिर भी महाराज बड़ी समस्याएं आ गई। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई मुहूर्त नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उन्होंने कहा हमने कह दी ना इस समय इतने बजे करना है तो कर। और ऐसे ही राहु। और दूसरा विधान बता दूं आपको, जी। आप सुबह कितने बजे उठते हो? 6:30 बजे गुरुजी। 6:30 बजे उठ जाते हो, 7 बजे उठ जाते हो। चलो, लोग बाग 9 बजे उठते हैं, 12 बजे नहाते हैं, 4 बजे खाते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं। गुरुजी हमारे ऊपर तो एक जना 12 बजे सोता है, 12 बजे हाँ, उठता है। 12 बजे उठता है
और भगवान की कृपा से उनके ऊपर खूब लक्ष्मी बरस रही है राकेश जी, क्या बोल रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल सही बात, है सही ना? बात है गुरुजी। यस। तो कलयुग में आप जितना विपरीत आचरण करोगे उतने सुखी रहोगे, और जितना आप धर्म पे चलोगे उतना दुखी रहोगे, क्योंकि वो चाहता है कि आप कैसे भी करके धर्म को छोड़ दो। उसका झगड़ा तो धर्म से ही है ना। कलयुग का जी झगड़ा जी किससे जी है? धर्म से है। उसने कहा मैं तेरे वही धर्म की 4 पैर है, उनमें से 3 उसने तोड़ दी। तो उन्होंने कहा जब तक ये धर्म टिका हुआ है तब तक ये सृष्टि टिकी हुई है, क्षण मात्र भी धर्म टिका रहेगा तब तक टिकी रहेगी। तो कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो इसका पालन कर रहे हैं, उनको कष्ट हो दुख हो सुख हो इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा हमारा तो ये नियम है, हमको तो बताया गया है, हमारे पूर्वजों ने बोला है कि 4 सूर्योदय बजे से, उठ जाते हैं। हाँ कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ, समय से सो जाओ, समय से ब्याह कर लो, समय से खाना खा लो, ये चीज खाओ ये चीज मत खाओ, भक्षा भक्ष मत खाओ, झूठा उल्टा मत खाओ, प्याज लहसुन मत खाओ। बहुत से जो भी विचार जैसा भी करते हो सब लोग, तो हाँ उनमें से अगर एक भी जब तक धर्मावलंबी रहेगा तब तक कलयुग इस सृष्टि का कुछ नहीं बिगाड़। तो आपकी बात का आंसर मिल गया आपको? जी 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 गुरुजी जी मिल गया। और जितने जो लोग अब कर रहे हैं ना और मस्त है वो, देख लो आप। नहीं तो अभी कल अखबार में एक दिखा रहा था, मैं तो अब खैर छोड़ो इन बातों के, प्रसंगों को देखते हैं तो बड़ा लगता है। आजकल शादियां जिस प्रकार से हो रही हैं और वो वर वधू जिस प्रकार से उनके जो स्टेज के पास आते समय जो सीन होते हैं उसी समय आलिंगन वगैरह सब कुछ, क्या मतलब है कि 4 लोगों को खुले में आप सब प्रकार की ऐसी गतिविधियों से अवगत करा रहे हो? क्या मतलब है? आपका विवाह हो ही इसलिए रहा है, आपको जैसे रहना रहो आगे गुरुजी जाके। प्री वेडिंग फोटो शूट होता है। प्री वेडिंग हो रहा है अब शादी से पहले ही सब कुछ हो गया, तो पंडित जी की शादी पढ़ने का मतलब ही खत्म हो गया। लेकिन पंडित जी मना इसलिए नहीं करते, हम लोग मना इसलिए नहीं करते कि भैया हमारा भी बच्चे उसी से पढ़ रहे हैं, भैया तुम्हें जैसे करानी है करा लो, हमारी दक्षिणा हमें दे दो। क्या करें, मना कर दें क्या? बताओ राकेश जी। नहीं गुरुजी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ क्योंकि अपना भरण पोषण भी तो करना है। चलिए सच्चाई को आज क्या सर पे बंधु हो गया है। जय गणपति की, फिर मिलेंगे। जय गणपति की गुरुजी। चलिए अलका जी को हंसी आ गई, इसका मतलब उनकी उदासी दूर हो गई। जय गणपति। जय गणपति की। जय गणपति। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति।